So, boys and girls, welcome back. Or write down the name of the next interesting and beautiful topic, and the name of the topic is what? Insurance claim. Write down insurance claim, topic number 2. ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्या? यस इंपॉर्टेंट है सर, एग्जाम में आता है. यस जनरली आता है. वेटेज 10 मार्क के आसपास होता है. फुल फ्लेजेड क्वेश्चन इस पर आता नहीं है. 10 मार्क के आसपास वेटेज होता है. ठीक है. सो इसमें मैंने क्या किया है, इस चैप्टर के लिए लिख लीजिए रिवाइज थ्योरी फर्स्ट. जो इस बुक में आपको दी गई है, इस बुक में जो आपको थ्योरी दी गई है वो आपको पहले क्या करना है, रिवाइज करना है. सो रिवाइज थ्योरी फर्स्ट. अरे ओके, इफ द थ्योरी इज रिवाइज देन द थिंग्स वुड बी ऑल ओके. अब जरा ध्यान से सुनिए. इस थ्योरी में मैंने हर एक पॉइंट का जिक्र कर दिया कि आपको जो जो लेना है, हर एक पॉइंट का. तो बेसिकली जब मैं रिवाइज कराऊंगा इसका तो थ्योरी पढ़ रहा हूंगा ऐसा लगेगा आपको, बट फिर भी ठीक है, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे. ठीक है, सुनते जाइए. फर्स्ट पार्ट आपके इस चैप्टर में इंश्योरेंस क्लेम का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि अगर आपने किसी चीज का इंश्योरेंस लिया है और वो डिस्ट्रॉय हो गई, तो आपने अकाउंटिंग ऑफ इंश्योरेंस देखी है. अकाउंटिंग ऑफ इंश्योरेंस आपने फाउंडेशन में देखा है. प्रीमियम पेड, तो उसकी एंट्री क्या हुई थी, एक्सपेंस टू कैश, और एक्सपेंस कहां गया, पे एंड अकाउंट. जो इंश्योरेंस कंपनी के बुक्स में होता है, इंश्योरेंस कंपनी के बुक्स में होता है फाइनल अकाउंट्स, ये एडवांस्ड अकाउंट्स में ग्रुप 2. हम ग्रुप 1 में क्या पढ़ रहे हैं कि मान लो कोई एक प्रॉपर्टी थी और ये प्रॉपर्टी अगर डिस्ट्रॉय हो गई तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कैसे कैलकुलेट करती है. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. हैव यू ऑल अंडरस्टूड? ओके बॉयज एंड गर्ल्स, आपके सिलेबस में ये एरिया लिमिटेड है, और ध्यान रखना कि इसके अलावा भी रियल लाइफ में बहुत सारे क्लेम निकालने के एरियाज है. हम कौन सा देख रहे हैं, लॉस बाय फायर फर्स्ट, और लॉस बाय फायर में भी कौन से लॉस, 2, लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट. आज के लिए, अभी के लिए मेरा मुद्दा जो है अगले कुछ समय के लिए वो लॉस ऑफ स्टॉक है. तो मैं सिर्फ किसके ऊपर बात करूंगा, लॉस ऑफ स्टॉक. सो अगर आप देख रहे हो बिकॉज ऑफ फायर ऑफिस बिल्डिंग है, एग्रीड, बिकॉज ऑफ फायर ऑफिस बिल्डिंग कॉट फायर, तो उसके वजह से जो लॉस होगा वो लॉस कौन सा देगी, इंश्योरेंस कंपनी विल मेक लॉस गुड. तो ये एक पूरी स्टोरी लाइन है. हमने इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दिया और इंश्योरेंस कंपनी ने हमें क्या दिया, पॉलिसी. फिर आगे क्या हुआ कि ऑफिस बिल्डिंग को आग लग गई, और आग लगने के बाद इंश्योरेंस कंपनी हमें क्या देगी, पैसा देगी. कुल मिलाकर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यह बता रहा था कि स्टेप वाइज अगर आप जाएंगे तो स्टेप नंबर 1 में पहले पॉलिसी निकाली जाती है, और स्टेप नंबर 2 में लॉस बाय फायर होता है, वॉट एवर लॉस. इससे क्या पता चला कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो पहले डिसाइड होते हैं. टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो पहले डिसाइड होते हैं. ये एवरेज क्लॉज समझने के लिए आपको इजी होगा और आप कभी मिस्टेक नहीं करोगे. बस ये दिमाग में रखना सीक्वेंस, पहले पॉलिसी निकलती है और उसके बाद में क्या होता है, आग लगती है. एग्रीड. और आग लगने के बाद में जो कोई भी लॉस है वो पॉलिसी पेपर्स के हिसाब से कैलकुलेट होता है. आगे बढ़ते हैं. सो फॉर लॉस ऑफ स्टॉक देयर आर 2 वेज. केस 1, ये सिर्फ थ्योरी है, लिख दीजिए सिर्फ थ्योरी है ऐसे ही पढ़ने के लिए. स्टॉक रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड and not destroyed by fire, the value of stock can be easily arrived at. आग लग गई, आग लगने के बाद में आपके पास स्टॉक रिकॉर्ड्स है आपके कंप्यूटर में कि आपने कितना माल बाय किया था, कितना माल सेल किया था, कितना माल आपने किसी और को भेजा है सैंपल के तौर पर. ये सारे रिकॉर्ड्स अगर आपके पास है तो आग लगी उस दिन कितना माल था ये पता करना बिल्कुल आसान होगा क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड्स है. एग्रीड. सो केस 1 इज व्हेन द रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल. यस और नो. केस 2, stock records are not available or destroyed by fire. Now don't get into this hassles कि वो क्यों अवेलेबल नहीं है, बस तुमको बता दिया नहीं है, बात खत्म. तो अब ऐसे केस में अगर आपको स्टॉक कितना था ये निकालना पड़े तो वो कैसे निकालना ये बात है. सो लॉस ऑफ स्टॉक में हम क्या करते हैं कि व्हाट वाज द स्टॉक अवेलेबल ऑन दैट पर्टिकुलर डे इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. इट इज नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्ट, इट इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेशन, बट पूरा स्टैटिस्टिक्स इसी पर बेस्ड है कि आपको अप्रोक्सीमेशन के तौर पर निकालना होगा कि कितना स्टॉक अवेलेबल था. इसके कुछ स्टेप्स है. स्टेप नंबर 1 क्या होती है, ये इधर आ जाइए, ये इधर. स्टेप नंबर 1, ओके, आपको लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा. अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मैंने शब्द यूज किया ट्रेडिंग अकाउंट.
आपको लास्ट ईयर का क्या बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट एक बार बनाकर दिखाइए मुझे, क्या क्या बनाते हैं। डेबिट साइड में क्या क्या होता है, जल्दी से बताओ। ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड में बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, और क्या, बाय ड्रॉइंग ऑफ गुड्स, बाय लॉस बाय फायर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एग्रीड। तो आप हाँ बराबर, एडवर्टीजमेंट। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इधर एक बॉक्स बनाया हुआ है, इस बॉक्स के पास आ जाइए। आई एम सेइंग अबाउट द पेज नंबर 2.4। ओके, सो प्लीज कम डाउन टू 2.4 और इधर पहला काम करिए, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, ट्रेडिंग अकाउंट। और जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो तब कोशिश करना कि आप ऐसे कुछ कॉलम बनाएं, ठीक है। ध्यान रहे मैं इतनी जगह छोड़ चुका हूं, एग्रीड। और फिर अभी आप लिखिए टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेसेस, टू wages, to carriage inward, agreed, buy sales, buy closing stock, buy goods lost by fire या goods withdrawn, ड्राइंग से लिख दो बेटा शॉर्ट में, बाय ड्राइंग ऑफ गुड्स, ड्राइंग ऑफ गुड्स, बाय, कैन आई नॉट से फ्री सैंपल, ठीक है, फ्री सैंपल, बाय, यू कैन से एडवर्टीजमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये इधर मैंने टोटल कॉलम में लिखा। फिर इधर चलकर हमारे पास आ जाता है टू जीपी, इधर चलकर हमारे पास आ जाता है 2GP। अब इधर तक कर कर कंप्लीट रहिए। तूने गलत किया, देख उसने किया वैसा करना चाहिए था। आप यहां तक रेडी हो? अब जरा ध्यान से सुनते जाइए। इस पूरे प्रक्रिया में सिर्फ ये वाला जो आइटम है ये सेलिंग प्राइस पर होता है, सेल्स वाला आइटम किस पर होता है, सेलिंग प्राइस पर होता है। बाकी के सारे आइटम कॉस्ट पर। सो क्लोजिंग स्टॉक किस पर होना चाहिए, कॉस्ट। ड्राइंग्स किस पर होना चाहिए, कॉस्ट। फ्री सैंपल किस पर होना चाहिए, कॉस्ट। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। सर क्लोजिंग स्टॉक का रूल क्या, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, बराबर है। बट जनरली यू शुड टेक इट एट व्हाट, कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट इज जनरली लेसर देन मार्केट प्राइस। एग्रीड, मैं उस चीजों से सहमत हूं। और परचेस, ओपनिंग स्टॉक, वेजेस और कैरेज इनवर्ड, ये भी किस पर आता है, कॉस्ट। सो बेटा अगर तुम लॉजिकली देख रहे हो, जब आप माल बाय करते हो तब आप ऐसा मानते हो कि वो बिजनेस का एक्सपेंस है। बट अगर वो मान लो सेल को छोड़कर कुछ भी किया तुमने, जैसे ड्राइंग्स कर ली, जैसे उसको फ्री सैंपल के तौर पर बांट दिया, तो सेल नहीं किया ना माल को, और कुछ भी किया तो ट्रेडिंग से वो माल क्या हो जाता है, रिवर्स। सो पहला मुद्दा होता है कि आपको समझना होता है ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, इस सेल के ऊपर एक रिलेशनशिप बना लेंगे, एक रिलेशनशिप, और इस रिलेशनशिप को मैथमेटिक तरीके से बोलते हैं हम जीपी रेट। क्या बोलते हैं गुड़िया, जीपी रेट। एग्रीड। ये जो रिलेशन है बिटवीन व्हाट, जीपी एंड सेल्स इज कॉल्ड एज व्हाट, जीपी रेट। इज दैट ओके? सो बेटा इसी के नीचे जीपी रेट का फॉर्मूला दिया हुआ है, इसी के नीचे क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, जीपी रेट। ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर दो, व्हाट इज जीपी रेट। GP rate is equal to gross profit of the last accounting year. Please underline the word last accounting year. ये डेटा आपको एग्जामिनर खुद चल के आएगा, सल्यूट ठोक के बताएगा। GP rate is equal to what? Gross profit of the last accounting year divided by sales of last accounting year into 100. It is what? GP rate. ठीक है? So can I now discuss what is GP rate? एक बार बताएंगे आप?
जीपी रेट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर डिवाइड बाय सेल्स ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट अकाउंटिंग ईयर, into 100. Do you all appreciate? Yes, this is GP rate. It's so simple. अब मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनो पहले. GP rate will only apply to normal items. GP rate will only apply to normal items. इसका literal meaning मत लेना कॉस्टिंग में जो लेते हो आप वो. पूरी क्लास का ध्यान इधर है. यही एक पहलू अगर समझ में आ गया तो समझ लो ना, हम फास्ट कर देंगे प्रॉब्लम. तो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं सुनिए. अगर मान लो मैंने 100 रुपए का माल कॉस्ट है और मैंने उसको सेल किया अराउंड 150 रुपीज में, सो बेटा मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? 50 रुपीज हुआ क्या प्रॉफिट? और जीपी रेट नलायक छोरे 50% नहीं है, कॉस्ट पर निकाल रहे तू गाय छाप. मैंने बताया जीपी रेट किस पर निकालते हैं? सेल्स. सो तुम्हारा जीपी रेट बना 1/3 ऑन सेल्स, 1/3 ऑन सेल्स, और आई कैन से 33.33%. से यस और नो. या मान लेते हैं मैंने उसको और कोई भाव पर सेल किया, 125 में सेल कर दिया. एग्रीड? अब मुझे बताओ 100 मैंने बेचा 125 में, प्रॉफिट कितना हुआ? 25. अगर जीपी रेट देखोगे तो कितना है? 20%. दैट इज 25 डिवाइड बाय 125 इंटू 100. एग्रीड और नॉट? तो सुन लीजिए क्या हुआ था. हमारा बिजनेस था एक, एग्रीड, उसमें हमने परचेस किया था माल. परचेसेस, आई परचेस्ड 100 यूनिट इंटू रुपीज 100, 10,000 का माल आ गया था. हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आया, बाय क्लोजिंग स्टॉक. तो क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास बच गया था बेटा 20 यूनिट इंटू रुपीज 100 ही ना, आई एम सो सॉरी, 100 ही. सो 20 इंटू 100 इज हाउ मच? 2000. बेटा प्लीज स्टोरी को फॉलो करो. मैंने माल बाय किया 100 यूनिट और उसके एक की कॉस्ट थी 100. मेरा क्लोजिंग स्टॉक बच गया कितना? 20 यूनिट इंटू 100 कितना हुआ? 2000. मैचिंग कॉन्सेप्ट. नाउ आई एम राइटिंग डाउन बाय सेल्स. सेल्स में क्या हुआ कि मैंने मेजॉरिटी माल बेचा किसको? बाहर के लोगों को. और मैंने क्या हुआ, कितने यूनिट बेचे? 100 यूनिट माइनस 20 यूनिट, 80 बेचे होंगे मैंने. 80 या तो बेचे या फ्री सैंपल दिए या ड्राइंग्स हुआ कुछ, तो हम अज्यूम कर रहे सेल किया. सो क्या हुआ बेटा, उसमें से 60 यूनिट मैंने बेच दिए रुपीज 125 में. सो बेटा 60 इंटू 125, 60 इंटू 125 कितना? 7,500. ठीक है छोरी, अब मुझे तेरी हेल्प चाहिए, कर सकती है प्लीज? प्लीज प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लाइफ का सवाल है, प्लीज ध्यान से बताना. ठीक है प्लीज. ये बिजनेस मेरा है और इसके सारे डिसीजंस मैं लेता हूं, तू बस मुझे हेल्प कर दे. मेरी साली आई, साली समझती है? हाँ, मेरे वाइफ की पत्नी. मेरे वाइफ की बहन मेरे वाइफ की बहन आई थी मेरे से परचेस करने के लिए. 20 यूनिट मैंने उसको बेचा. तो बताओ मैं कितने में बेचूं उसको? 20 यूनिट मैंने उसको बेचा, कितने में बेचूं बताओ? 100. नलायको, ऐसे नुकसान कराओगे. 20 यूनिट मैंने उसको बेच दिया 150 में, बेचारी कुछ बोल भी नहीं पाई. समझ में आया? 20 यूनिट मैंने कितने में बेचे? 150. थोड़ा तो बदला लूंगा कि नहीं लूंगा? सो बताओ मुझे, 20 इंटू 150 कितना हो गया? 3000. अब बेटा जीपी कितना आया? जीपी टू जीपी बताओ. 2500 बता रहा बेटा तू. टोटल सेल तेरा कितना हुआ बेटा? टोटल सेल कितना हुआ? टोटल सेल अगर मैं आउटर कॉलम में सही से फिगर ले रहा हूं तो 10,500. 10,500 में मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 2,500. से यस और नो? अब मैं आपको बताऊं क्या इसका जीपी रेट आपने कितना बताया था मुझे? जीपी रेट बताया था आपने मुझे 20%. यस और नो? क्योंकि 100 का माल खरीद के तुम जनरली कितने में बेचते हो? 125. एग्रीड? तो बेटा अब मैं तुमको नॉर्मल और एबनॉर्मल आइटम समझा रहा हूं कि क्या होता है. वो आइटम नॉर्मल होता है जो जीपी रेट पर चलता है, और वो आइटम एबनॉर्मल होता है जो जीपी रेट को तोड़ देता है. ये मतलब मैं इंश्योरेंस क्लेम में पढ़ाता हूं.
विच आइटम इज एबनॉर्मल, विच ब्रेक्स जीपी रेट, और विच आइटम विल ब्रेक द जीपी रेट, जो अपनी डिजायर्ड सेलिंग प्राइस के या तो ऊपर बिक जाएगा या नीचे बिक जाएगा, वो आइटम बना एबनॉर्मल। समझ में आया कि नहीं? तुमको एग्जामिनर डेटा ऐसा देगा, ये देखो ऐसा, वो लिखेगा बाय सेल्स 10,500, वो लिखेगा टू परचेसेस 10,000, ए नहीं कितना था सेल्स, हाँ इतना ही तो था, और बाय क्लोजिंग स्टॉक 2,000, एग्रीड, और इधर आएगा 2 जीपी, तुमने बोला था 2,500, से यस और नो, जैसा टैली क्या? अब इस डेटा, ये डेटा आपको दिया रहेगा, मुझे इसको क्लासिफाई करना पड़ेगा 2 हिस्सों में, और मैं क्या लिखूंगा? नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल, नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल। तो अभी क्या नॉर्मल एबनॉर्मल कॉलम समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये जो सेल है, इस सेल में कितना आइटम एबनॉर्मल था, तो जो मैंने साली को बेचा था 3,000 रुपए, ये जीपी रेट को तोड़ चुका है। क्यों तोड़ चुका है? क्योंकि मैंने डिजायर्ड सेलिंग प्राइस के ऊपर बेच दिया, है नहीं? सो बेटा जी मैं इसको एबनॉर्मल में डालूंगा 3,000 और इसको डालूंगा 7,500, से यस। और बेटा जी मैं अभी आपको बता रहा हूं कि अगर कोई आइटम एबनॉर्मल क्लासिफाई हुआ तो मैचिंग कॉन्सेप्ट से उसकी कॉस्ट भी एबनॉर्मल मानी जाएगी। तो 20 यूनिट थे, एक की कॉस्ट 100 रुपए थी, तो कैन आई नॉट से 2,000 एबनॉर्मल आया कॉस्ट, हाँ या ना? और बचा हुआ कितना? 10,000 माइनस 2,000, ये कितना आ जाएगा? 8,000। अरे तुम्हें समझ में आया कि मैं क्या कर रहा हूं? पहले एक आइटम एबनॉर्मल हुआ तो उसका पूरा परिवार एबनॉर्मल होगा। पूरा परिवार मतलब सेल हुआ है तो अपना बुद्धि लगा, कहीं ना कहीं परचेस भी तो हुआ होगा, तो उसका कॉस्ट साइड भी मैचिंग कॉन्सेप्ट से एबनॉर्मल में डाला जाता है। डू यू ऑल अप्रिशिएट? ओके, नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, ये 2,000 में कोई एबनॉर्मल आइटम नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा? 2,000। क्यों एबनॉर्मल नहीं? क्योंकि ये कॉस्ट पर ही है, इसने अपनी कॉस्ट को नहीं तोड़ा, कॉस्ट को तोड़ देता है ये। मतलब ऐसे बोलते हैं ना रिटर्न ऑफ, ये 1800 लिख देता, मैं कॉस्ट नहीं लिखता, 1800 लिख देता, 1800, तो अपनी कॉस्ट को तोड़ चुका है। तो ये कौन सा आइटम बना? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल किसको बोलते हैं अब समझ में आया क्या? जो आइटम अपनी जीपी रेट को, अपनी डिजायर्ड सेलिंग प्राइस को, अपनी कॉस्ट को तोड़ देता है, वो आइटम एबनॉर्मल होता है। उस आइटम को एबनॉर्मल में डालना, इधर कोई एबनॉर्मल नहीं। तो बेटा अब जीपी निकालो, इसका कितना आएगा? जीपी 1,000 आएगा, और इसके ऊपर आप बिंदास्त होकर जीपी रेट लगा सकते हो। जीपी रेट 7,500 का 20% 1,500 आना चाहिए। चेक कर रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ या नहीं? नहीं, 7,500 ये नॉर्मल आइटम था, 10,500 में से 3,000 माइनस होकर 7,500, 7,500 पर जीपी रेट 20% निकाला था ना हमने पहले ही। 125 में बेच रहे तो सेल्स पर जीपी रेट कितना था? 20%। तो बेटा जी 1,500 आ रहा है क्या? सो बेटा जी कुल मिलाकर 2,500 आ रहा है। मुझे आगे मत जाने दो अगर नहीं समझ में आए तो। एबनॉर्मल में 1,000 कैसे है? एबनॉर्मल में 1,000 कैसे है? छोरी 3,000 माइनस 2,000 नलायक 1,000 है। राम क्या कोई पूछ ही रहे भाई, छोरी खाना ज्यादा हो गया क्या? बाकी और कोई दिक्कत? क्लियर है सभी को? ये एबनॉर्मल आइटम किसको बोलते हैं? अपनी जीपी रेट को तोड़ देता है, अपनी कॉस्ट को तोड़ देता है, या अपने सेलिंग प्राइस को तोड़ देता है, वो आइटम एबनॉर्मल। और अगर एक एबनॉर्मल हुआ तो उसके रिलेटेड आइटम एबनॉर्मल, मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से एबनॉर्मल ट्रीट करने ही पड़ेंगे। से यस? यस। सो बेटा जी अब अपनी थ्योरी के पास आओ। बेटा प्लीज जरा ध्यान से पढ़ना। तो पहले तुमको मैंने क्या सिखाया? देखो यहां से शुरू किया था। पहले मैंने आपको सिखाया ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, फिर ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से आइटम कहां पे लिखे जाते हैं, फिर मैंने इसके आगे इधर एक जगह छोड़ी थी, इसके 2 कॉलम बनते हैं ना, नॉर्मल और एबनॉर्मल। तो पहले हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करते हो किस में लिखोगे? टोटल, और टोटल से नॉर्मल और एबनॉर्मल में लिखोगे। तो बॉयज एंड गर्ल्स यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू कम डाउन टू दिस पार्ट। ठीक है? पहले इधर नको, इधर ही आ जाते हैं, पहले ये वाला कर लेते। तो पहले वाले स्टेप में क्या करते हैं हम कौन से पेज नंबर पर है बेटा अभी? 2.3 पर आ गए आप? अब 2.3 पर आ जाओ। सो 2.3 पर पहले लास्ट ईयर का क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट। ये सारे डिटेल्स आपको दिए हुए रहेंगे, मतलब ओपनिंग स्टॉक भी दिया रहेगा, टू परचेस दिया रहेगा, सेल्स दिया जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक दिया जाएगा। जीपी जनरली बैलेंसिंग फिगर होगा। से यस? ये बैलेंसिंग फिगर होने के बाद में आप जीपी रेट निकालेंगे, और जीपी रेट कैसे निकलेगा? सो जीपी डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, यही तो नीचे लिखा है, हाँ या नहीं? सो इसको क्या लिखेंगे? स्टेप 1। इसको क्या बोलेंगे? स्टेप 1। बट ध्यान रहे जीपी रेट जब भी निकालना है, प्रॉमिस करो, वचन लो, वचन वचन वचन,
जीपी रेट हमेशा कौन से कॉलम की निकालोगे? नॉर्मल कॉलम की। अगर एबनॉर्मल कॉलम है तो उसकी जीपी रेट नहीं निकालते। हैप्पी? सो एक बार जीपी रेट निकल गई, फिर आप क्या करते हो? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अब तो मुझे पूछोगे मेमोरेंडम मतलब क्या? सिंगल इफेक्ट। ये किसी ट्रायल बैलेंस से नहीं बन रहा है। हमारे यहां पर बहुत दुखद घटना हो गई है, आग लग गई है। प्लीज बी सीरियस नाउ। तुम स्माइल नहीं कर सकते, नलायक अरे गधे गायब। प्लीज बी सीरियस। किसी के घर पर आग लगी है, किसी का स्टॉक जला है, बी सीरियस। तो उस केस में वो बेचारा रो रहा है, मेरे पास बुक्स नहीं है सर, मेरे पास बुक्स नहीं है। तो हम उसको सांत्वना दे रहे हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको जाके कह रहे हैं भाई टेंशन न को ले, अपन तेरा एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम क्या है? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। तो बोलेगा बट कहां से डिटेल मिलेंगे? बोले चिंता मत कर, ओपनिंग स्टॉक, पिछले बार का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। परचेसेस हम हमारे क्रेडिटर्स को कांटेक्ट कर लेंगे, या हम हमारा बैंक स्टेटमेंट देख लेंगे हमने कितना पेमेंट किया, या हम हमारा वैट या जीएसटी के रिटर्न देख लेंगे, वहां से हम क्या निकाल देंगे? परचेसेस। तो परचेस का फिगर कहीं से भी निकालेंगे, सेल्स का भी कहीं से निकालेंगे फिगर। समझेगा नहीं? सो बताओ क्या क्या? ओपनिंग स्टॉक, परचेस, सेल्स, ये तो निकाल लेंगे। सेल्स के ऊपर जीपी रेट अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? जीपी मिल जाएगा क्या? इधर जो जीपी रेट निकाली थी, इधर नहीं, ये जो जीपी रेट निकाली थी वो इधर आएगी क्या? नहीं आएगी? यस। तो ये दिख रहा है कि नहीं? अप्लाई द जीपी रेट ऑफ प्रीवियस ईयर ऑन करंट ईयर सेल, और फिर आपका बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। बट मैं आपको क्या बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर का जितना जीपी रेट रहेगा, क्या उस इस साल का भी उतना ही जीपी रेट रहेगा? जरूरी है? नहीं, जीपी रेट कैन चेंज। तो जो पिछले साल का जीपी रेट है उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर करंट ईयर का जीपी रेट प्रोजेक्ट कर दीजिए। से यस। मुझे नहीं समझा गुड़िया, बताओ पहले क्या करते हैं? पहले ट्रेडिंग अकाउंट। कौन से साल का? करंट ईयर, प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद नॉर्मल एबनॉर्मल कॉलम बन सकते हैं क्या? हाँ, क्योंकि जीपी रेट किस पर निकलती है? सिर्फ नॉर्मल कॉलम। नॉर्मल या एबनॉर्मल आइटम का बाइफर्केशन कौन सा है? कौन सा एबनॉर्मल आइटम होता है? जो अपनी जीपी रेट को तोड़ देता है, सेल प्राइस को तोड़ देता है, कॉस्ट को तोड़ देता है, वो क्या होता है? एबनॉर्मल आइटम। एबनॉर्मल का अलग कॉलम बनेगा, नॉर्मल का कॉलम। नॉर्मल से आप क्या ड्रैग करोगे? जीपी रेट। जीपी रेट के बाद में आप क्या करोगे? करंट ईयर का जो डेटा दिया रहेगा उसमें आप क्या करोगे? सेल के ऊपर वो जीपी रेट लगा देंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। डू यू ऑल अप्रिशिएट? यस। सो बॉयज एंड गर्ल्स, ये सब चीजें करते वक्त आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एग्रीड? तो जो मैंने चीजें आपको समझाई वो सब चीजों के बारे में एक बार सुन लेते हो क्या? ओके, अब ये हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये इधर रहा। हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम। ओके, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम। पहले क्या निकालोगे? जीपी रेट निकालोगे ना? हाँ, जीपी रेट कैसे निकालना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट, सॉल्व टोटल कॉलम फर्स्ट, मतलब जो भी डिटेल्स दिए वो कहां पे लिखेंगे? टोटल कॉलम। रूल ध्यान में रखना। फिर क्लासिफाई एबनॉर्मल आइटम एज पर प्रॉब्लम, मतलब ये प्रॉब्लम ही पढ़नी पड़ेगी तो ही एबनॉर्मल आइटम समझेगा। एनी आइटम विच इज एबनॉर्मल, ऑल रिलेटेड आइटम्स टू इट विल बी क्लासिफाइड एज एबनॉर्मल। दैट इज, इफ सेल इज एबनॉर्मल, रिलेटेड ओपनिंग स्टॉक और परचेस विल बी क्लासिफाइड एज एबनॉर्मल। नहीं समझे? जरा सोचो, सेल हुआ होगा माल तो कहीं ना कहीं से तो आया होगा, तो या तो ओपनिंग स्टॉक का होगा या परचेसेस। या दूसरा, अगर मान लो परचेस या ओपनिंग स्टॉक में कोई एबनॉर्मल आइटम है तो उसका कहीं ना कहीं तो इंपैक्ट क्रेडिट में आया होगा, या तो सेल हो गया होगा या क्लोजिंग स्टॉक। तो रिलेटेड आइटम्स को भी एबनॉर्मल क्लासिफाई करना, मतलब अगर कोई एक आइटम एबनॉर्मल रहा तो उसका रिलेटेड इफेक्ट भी एबनॉर्मल में ही जाएगा। से यस और नो? यस। बॉयज एंड गर्ल्स, एबनॉर्मल आइटम किसको बोलते हैं? ये मैंने आपको इधर वापस समझाया कि कॉस्ट 100 है, सेल्स 150 है, जीपी रेट 50% है, सॉरी 50 डिवाइड बाय 150 33.33% है। से यस और नो? अब वही एबनॉर्मल सिनेरियो क्या? कॉस्ट 100 और ये इक्वेशन इधर फॉलो नहीं है। सेल कितने में कर दिया? 110, प्रॉफिट कितना हुआ? 10, जीपी रेट कितना है? 9.09। ये कौन सा आइटम हुआ? एबनॉर्मल। से यस। नाउ व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच यू ब्रेक जीपी रेट? मैंने आपको ऑरली बार बार समझाया, फिर भी एक और बार देख लेते। सेल इट एट ए लोअर प्राइस, सेल इट एट ए हायर प्राइस, परचेस इट एट ए हायर प्राइस, परचेस इट एट ए लोअर प्राइस, और एक लिखिए, और स्टॉक रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मतलब कम कर देना। रिटर्न ऑफ, ऐसा वर्ड सुनते हो ना? रिटर्न ऑफ, स्टॉक इज रिटर्न ऑफ, मतलब स्टॉक की वैल्यू को क्या कर देना? कम। स्टॉक रिटर्न ऑफ। आगे बढ़ू? Shall I? All right. So now ये यहां से अब हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर द करंट ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ
ईदर प्रीसीडिंग ईयर और पास्ट ईयर, प्रीसीडिंग ईयर और पास्ट ईयर, ईदर प्रीसीडिंग ईयर और एवरेज ऑफ द पास्ट ईयर। मतलब कई बार क्या होता है, पिछले 4 साल का डेटा दे देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, जो पिछले 4 साल के डेटा से जो जीपी रेट बनेगा वही जीपी रेट आगे होगा एट एन एवरेज, हम अज्यूम करते हैं। तुमको याद है कि मैंने बोला था शुरुआत में कि एग्जैक्ट नहीं होता है, एस्टिमेशन होता है। एग्रीड? यस। डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, इफ रेशियो और पास्ट ईयर शो अ ट्रेंड, ट्रेंड दिख रहा है इंक्रीजिंग ट्रेंड, तो आप कौन सा एवरेज लेंगे? वेटेड एवरेज। बट डरो मत, वेटेड एवरेज लेने की नौबत नहीं आएगी, वेटेड एवरेज में भी टेकन। ट्रेंड में भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। Say yes. In addition to the above, while calculating gross profit percentage on sales, adjustment relating to the following are made: slow moving item, goods distributed as free samples, goods taken up by the proprietor for personal use, and overvaluation or undervaluation of the stock। इसको हाईलाइट करके रखो, इसका ट्रीटमेंट में दूंगा, बाकी का सुन लीजिए। स्लो मूविंग आइटम भी हम बाद में देखेंगे along with the problem, I'll talk about along with the problem, but इसके बारे में तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, मैंने क्रेडिट किया था क्या स्टॉक को, ट्रेडिंग अकाउंट को। फिर दूसरा ड्रॉइंग्स को भी मैंने क्या किया था, क्रेडिट। अब दूसरा क्या, ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक। इसके लिए मैंने आगे और एक इंपॉर्टेंट नोट बनाई है, पॉइंट नंबर सी में आ जाइए आप। पॉइंट नंबर सी, राइट डाउन, रेफर पेज नंबर, रेफर पेज नंबर 2.5। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रेफर पेज नंबर 2.5। अगर आप आ गए होंगे तो मैं ले चलता हूं, ठीक है बेटा। कब नॉर्मल और एबनॉर्मल कॉलम बनाते और कब नॉर्मल और एबनॉर्मल कॉलम नहीं बनाते आप, तो ये रहा इधर राइट ऑफ, ये टर्म है ना बेटा। कई बार आपको टर्म ऐसा यूज किया जाएगा, इन्वेंट्री इज रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 50%। क्या वर्डिंग बोला, इन्वेंट्री इज रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 50%। उसका एंट्री का मीनिंग होता है, अगर मैंने ऐसे बोला तो उस एंट्री का मीनिंग होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री। ये किसी स्पेसिफिक इन्वेंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, सारी इन्वेंट्री के बारे में नहीं। जैसे मान लो मेरे पास इतनी इन्वेंट्री है, ठीक है। अब इस इन्वेंट्री में एक आइटम खराब दिख रहा है, कौन सा आइटम खराब दिख रहा है, ये 1, ये 2 और ये 3, कौन सा खराब दिख रहा है, 1 में दिख रहा है कि बराबर है। तो अब इसको बेचना अगर होगा तो मुझे इसका दाम घटा के बेचना होगा, ये दोनों इन्वेंट्री बराबर है, इसको बराबर से बेच सकता हूं मैं। तो इसके लिए शब्द क्या यूज किया जाता है, राइट ऑफ। जब इन्वेंट्री इज रिटर्न ऑफ ऐसे शब्द होते हैं तो इसमें एबनॉर्मल कॉलम बनता है, इसमें एबनॉर्मल कॉलम बनता है। जब वर्ड आता है राइट ऑफ तो गुड़िया इसमें क्या, एबनॉर्मल कॉलम बनता है। ये क्या लिखा है, certain stock, not all, certain stock costing 4,000 was written off to the extent of 25%. Normal and abnormal column is prepared. Agreed? But कई बार उस एग्जामिनर को मजा आता है, सब इन्वेंट्री नॉर्मल है, दिख रहा है क्या, पूरी की पूरी इन्वेंट्री नॉर्मल है। अब मैंने मोबाइल ले लिया, पूरी की पूरी इन्वेंट्री क्या है, नॉर्मल है। इस इन्वेंट्री की वैल्यू होगी 1 लाख, और एग्जामिनर को मजा आता है इसको कम कर देने का 10%, ग्लोबल बेसिस से कम किया। 1 लाख इन्वेंट्री है, उसको 10% से कम वैल्यू कर दो, ग्लोबल बेसिस। क्यों कर रहे हैं, जबरदस्ती प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट करने के लिए। ऐसा कोई रियल लाइफ में टर्म अवेलेबल नहीं है, बट 10% से उसकी वैल्यू कम कर दी। किसी एक इन्वेंट्री को राइट ऑफ नहीं किया, सर्टन स्टॉक नहीं है, पूरी इन्वेंट्री ग्लोबल बेसिस। मैंने शब्द क्या बोला, ग्लोबल बेसिस 10%। तो कितना, 10% डाउन किया तो कितना आ जाएगा, 90,000। इस केस में ध्यान से सुन लो बाबूजी, कोई नॉर्मल या एबनॉर्मल कॉलम नहीं बनेगा। इस केस में तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, टू ओपनिंग स्टॉक 90,000 डिवाइड बाय 90%, 1 लाख। तो बेटा क्या मैं आपको समझाने में कामयाब हुआ क्या? राइट ऑफ जब ये शब्द यूज किया जाता है तो किसी इन्वेंट्री को कम कर देते हैं, उस केस में नॉर्मल और एबनॉर्मल कॉलम बनेगा। बट जब शब्द राइट ऑफ ना हो, ऐसा बोलेंगे 10% अंडर वैल्यूड, 10% ओवर वैल्यूड, उस केस में उसको राइट वैल्यूएशन पर लेके आ जाना, नॉर्मल एबनॉर्मल कॉलम नहीं बनेगा। से यस। तो अभी तक हम कहां तक पहुंचे, मुझे यार याद नहीं आ रहा, लॉस ऑफ स्टॉक में शिट क्या हुआ था, तुम्हें याद आ रहा है कुछ? नहीं, अच्छा लॉस ऑफ स्टॉक में क्या क्या, हाँ याद आ रहा है, अच्छा ठीक है बताओ क्या क्या किया था। नहीं, पहले क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप 1। अरे सभी को पूछ रहा हूं, को पहले क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, करंट ईयर लास्ट ईयर,
लास्ट ईयर। अच्छा, लास्ट ईयर में कोई नॉर्मल एबनॉर्मल आइटम होंगे तो बनाएंगे क्या नॉर्मल एबनॉर्मल? अच्छा, उसमें कौन से वाले आइटम का जीपी रेट निकालते हैं? नॉर्मल। फिर वो जीपी रेट का फॉर्मूला क्या है? जीपी डिवाइड बाय नॉर्मल सेल्स इनटू 100। फिर हम क्या करेंगे? नेक्स्ट ईयर में जाएंगे और नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग स्टॉक पता रहेगा, परचेसेस पता रहेगा, सेल्स पता रहेगा। क्या इसको भी नॉर्मल एबनॉर्मल में क्लासिफाई करना होता है क्या? यस यस। नेक्स्ट ईयर में भी तो ऐसा हो सकता है ना? हाँ। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे? जो सेल्स है उसमें जो नॉर्मल वाला है उस पर क्या लगाएंगे? जीपी रेट। और जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। और ये क्लोजिंग स्टॉक आग लगेगी और स्टॉक जल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो स्टॉक जल जाएगा तो हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे इसे, है ना? ठंडी लग रही है, अच्छा है, गर्माशा रही, और वी विल डू समथिंग। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? क्या करोगे? स्टॉक जल रहा है, तुम क्या करोगे? हाँ, बशीगिरे क्लेम लेंगे। उसके पहले कुछ करेगा क्या? आग लगी है, दिख रही नहीं क्या? झापड़ लगाऊं क्या? क्लेम लेंगे, क्लेम। हाँ, ये बिल्कुल सही। पानी डालेगा, कॉमन सेंस लगा, नहीं तो शादी नहीं होगी नालायक। वो अक्षय कुमार की है ना, वो कौन सी मूवी थी? टॉयलेट में। कम से कम भैंस के साथ हुई थी, तेरी उसके साथ भी नहीं होगी नालायक। अच्छा, बोले क्लेम लेंगे, पहले पानी नहीं डालेगा? हाँ, तो पानी डालोगे। जब पानी डालोगे तो आग बुझ जाएगी, और आग बुझने के बाद में कुछ सामान बच जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? सैल्वेज वैल्यू। उसको क्या बोलेंगे? सैल्वेज वैल्यू। मतलब कुछ स्टॉक जो बच गया वो सैल्वेज वैल्यू। तो अब हम कैसे करेंगे? हमें लॉस निकालना है, लॉस। तो लॉस कैसे निकालेंगे? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। कितना स्टॉक था आग लगते वक्त? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर लेस सैल्वेज वैल्यू, क्योंकि ये तो बच गया, तो ये लॉस हुआ क्या? नहीं। ये कहां से है? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ये लेस किया तो क्या आएगा? लॉस बाय फायर। से यस, लॉस बाय फायर से हो। हाँ, अब तुमको एक स्टोरी बताता हूं। आई एम श्योर मैंने रेगुलर बैच में भी स्टोरी बताई। मैं मूवीज का बहुत बड़ा दीवाना हूं। मैं, मेरी वाइफ, एक कॉमन पॉइंट है बहुत अच्छा, एंड वी वॉच ऑलमोस्ट ऑल द मूवीज अनलेस एंड अनटिल इट इज लाइक थग्स ऑफ हिंदुस्तान। अदरवाइज वी वॉच द मूवीज अनलेस इट इज दिस काइंड ऑफ मूवी, वी वॉच द मूवीज। ठीक है? तो हम मूवीज देखने गए, तो एक मूवी देखने गए थे हम, चेन्नई एक्सप्रेस। एग्रीड? हाँ, तो बताने दो यार, अब ऐसा मत करो, ठीक है? तो हम चेन्नई एक्सप्रेस देखने गए थे, और मेरी कार है, छोटी सी कार है एकदम, ठीक है? हाँ, सुनते हो क्या? सुन तो लो। मैंने इंश्योरेंस लिया था इस कार का, 10 लाख की कार थी। मैंने इस कार का इंश्योरेंस लिया था सिर्फ 6 लाख का। तुम पूछोगे 6 लाख का क्यों लिया? क्योंकि मैंने बोला अगर 10 लाख का पूरा डैमेज हो गया तो मैं ही चला रहूंगा, मैं मर जाऊंगा, कोई लेना देना, कोई लेने वाला भी नहीं रहेगा पैसा, है कि नहीं भाई? बराबर, क्या मतलब है? तो मैंने क्या बोला, भाई 10 लाख की कार में से 6 लाख का इंश्योरेंस लेंगे तो अपने बचने के चांसेस है, फिर 6 लाख से वापस कार को दुरुस्त करा लेंगे, मरम्मत करा लेंगे, फिर यूज़ करेंगे। मजा है कि नहीं है? मैंने ये बात मेरी वाइफ को बताई। बताना पड़ता है भाई, आई हैव टू रिपोर्ट हर। हाँ, सो आई रिपोर्टेड हर कि मैम लिसन टू मी, वी हैव गॉट अ कार ऑफ 10 lakhs एंड वी गॉट इट इंश्योर्ड फॉर 6 lakh, सो नाउ वी हैव गॉट अ कवर ऑफ 6 lakh, सो एनीथिंग डैमेज अप टू 6 lakh वी कैन गेट द मनी बैक। यस और नो? यस। तुम्हारे दिमाग में ये बात घुस गई ना? हाँ। फिर क्या हुआ, हम मूवी देखने गए थे, उन दिनों में चेन्नई एक्सप्रेस लगी थी। चेन्नई एक्सप्रेस बहुत पावरफुल मूवी, बहुत भारी मूवी। एग्रीड? उसमें पता नहीं वाइफ को क्या हुआ था, ले रखी थी कि क्या था, आई डोंट नो, एंड शी वॉच दैट मूवी इन दैट पर्टिकुलर इफेक्ट। बहुत मजा आया उसको। और उसमें एक सीन है ऐसा, ट्रेलर्स में भी दिखाते हैं, जिसमें वो कौन, शाहरुख खान ऐसे बाहर निकलता है, कोयता मारता है, और फिर वो गाड़ी उड़ती है, राइट? तो मेरी वाइफ रात की 1 बज रही, पता नहीं क्या हो रहा है उसको। हम कार से निकले हमारे घर के पास, मूवी देखकर हमारी बाइक को एकदम फॉर्म में बोलती है कि नहीं, मेरे को भी वो सीन एक बार रिपीट करना है। मैं बोला रुक जा माँ, नहीं कर सकते अपन इधर। नहीं, बोले करना है मतलब करना है। एंड शी स्टार्टेड, राइट? कुछ था, सीट बेल्ट वगैरह लगाई हुई थी, बच गया मैं। एंड देन शी ओपनड अप द डोर, और वहां पे था पोल समझते हो? और गाड़ी थी स्पीड में, और वो पोल के साथ हमारा दरवाजा टकराया और दरवाजा नीचे गिर गया। मैं बहुत खुश था, मुझे कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि दरवाजे की कीमत थी अराउंड 80,000, और मैंने बोला 6 लाख का ले रखा है, और क्या प्रॉब्लम है? जाऊंगा उसको बोलूंगा दरवाजा टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, 80,000 रुपये दो। मैं बहुत खुश था, ठीक है? ऐसे मैंने सोचा। फिर मैं गया इंश्योरेंस कंपनी के पास, और मैंने गैराज में दिखाई गाड़ी, ये देख रहे भाई, मैं बाइकों का दीवाना हूं, बाइको ये करना चाहती थी, किया उसने, और टूटा हुआ हमारा दरवाजा। अब मुझे 80,000 रुपये दे दो, हमारा एक्सीडेंट हो गया। मैंने ये थोड़ी ना बताया हमारा एक्सीडेंट हो गया कि बाइकों ने ऐसा ऐसा किया, 80,000 रुपीज़ दो। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देंगे या नहीं देंगे?
नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें समझ में आ रहा है क्या, पूरी गाड़ी अगर डैमेज होती तो मुझे वो 6 लाख रुपए ही देते। पूरी गाड़ी अगर डैमेज होती तो मुझे कितने देते? 6 लाख। ऐसा थोड़ी ना कि उन्होंने दरवाजे का इंश्योरेंस किया था, उन्होंने तो पूरी गाड़ी का किया था ना। तो वो बोले कि अगर पूरी गाड़ी डैमेज होती है, 10 लाख की गाड़ी कॉस्ट है, तो हम आपको कितना देते क्लेम? 6 लाख। तो झंडू तो अभी हमसे 80,000 कॉस्ट बोल रहा है, तो हम तेरे को 80,000 नहीं देंगे, हम तेरे को देंगे x। सो 80,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 10। कैन यू प्लीज डू इट? 48,000 देंगे या नहीं देंगे? हाँ या ना? इसको बोलते हैं एवरेज क्लॉज। इसको क्या बोलते हैं? एवरेज क्लॉज। तो एवरेज क्लॉज कैसे निकाला जाता है? देखो, लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर पता है क्या? इनटू समथिंग डिवाइड बाय पॉलिसी अमाउंट, पॉलिसी अमाउंट एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। और ये कब करना पता है क्या? कब करना है? ये फॉर्मूला हर बार यूज नहीं करना, नलायक नलायक। ये फॉर्मूला कब यूज करना? व्हेन देयर इज एवरेज क्लॉज। और एवरेज क्लॉज कब आएगा? आग के दिन वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ लॉस नहीं है, वैल्यू ऑफ स्टॉक, फर्क है दोनों में। वैल्यू ऑफ स्टॉक मतलब स्टॉक कितना था? स्टॉक 10 करोड़ का भी हो सकता है, बट आपका नुकसान सिर्फ 1 लाख का हुआ हो। क्यों? आग लगी, आपने तुरंत बुझा दी, सिर्फ 1 लाख का नुकसान हुआ। मैं क्या बोल रहा हूं? व्हेन वैल्यू ऑफ स्टॉक इज ग्रेटर देन पॉलिसी अमाउंट, इट इज अंडर इंश्योरेंस। क्योंकि अगर पूरा स्टॉक जल जाता तो आपको पूरी अमाउंट मिलती क्या? नहीं। सो व्हेन द वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज ग्रेटर देन पॉलिसी अमाउंट, एवरेज क्लॉज विल अप्लाई। मुझे नहीं समझा, बताओ ना कब एवरेज क्लॉज विल अप्लाई? वैल्यू ऑफ स्टॉक इज ग्रेटर देन पॉलिसी अमाउंट, देन दैट मींस अंडर इंश्योरेंस। क्योंकि स्टॉक तुम्हारा था 10 करोड़ का, तुम्हारा इंश्योरेंस था 6 करोड़ का, तो अंडर इंश्योरेंस। जब अंडर इंश्योरेंस होता है तभी एवरेज क्लॉज अप्लाई होता है। और एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला क्या? लॉस बाय फायर इनटू वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर डिवाइड बाय पॉलिसी अमाउंट। ये फॉर्मूला कहां पर दिया हुआ है? दिस फॉर्मूला इज गिवन टू यू ऑन पेज नंबर 2.4। 2.4 पर आ जाओ। टू 2.4 पर आ जाओ। ये क्या लिखा है बेटा जी? एवरेज क्लॉज। नेट इंश्योरेंस क्लेम इज इक्वल टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, लॉस ऑफ इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। सो बेटा जी एवरेज क्लॉज कब अप्लाई होगा? ये एवरेज क्लॉज होगा व्हेन अप्लाइड ओनली इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस। से यस। अब अंडर इंश्योरेंस किसको बोलते हैं? तो अंडर इंश्योरेंस किसको बोलेंगे? अंडर इंश्योरेंस कब होता है? वैल्यू ऑफ स्टॉक is greater than on date of fire, on date of fire greater than policy amount, तभी सिर्फ एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा, तभी सिर्फ एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा। एक एग्जाम्पल देखेंगे? यस। Here we go. Are you ready? Yes. X took out fire insurance policy containing an average clause covering a certain stock for 30,000. This is policy amount. This is policy amount. On the date of fire, the value of stock was 36,000. Stock की वैल्यू कितनी है? 30. तो बेटा स्टॉक 36 है और पॉलिसी अमाउंट 30,000 है, तो एवरेज क्लॉज विल अप्लाई। व्हाई? वैल्यू ऑफ स्टॉक इज ग्रेटर देन पॉलिसी अमाउंट। दिख रहा है क्या भाई? द लॉस वॉज असेस्ड एट ₹24,000। लॉस कितना था? 24,000। तो एवरेज क्लॉज कैसे अप्लाई होगा? 24,000 लॉस इंटू पॉलिसी अमाउंट 30,000 डिवाइड बाय 36,000। कितना आएगा क्लेम? 20,000। से यस। यस यार मैं थोड़ा भूल गया हूँ यार, मेरे को याद ही नहीं आ रहा यार। स्टेप नंबर 1 क्या? पहले ट्रेडिंग अकाउंट। कौन से ईयर का? करंट या लास्ट ईयर? लास्ट ईयर का। फिर उससे क्या निकलेगा? जीपी। जीपी रेट। जीपी रेट का फॉर्मूला क्या? जीपी डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ये जीपी रेट किस पर लगाते? सभी पूरे सेल्स। नॉर्मल सेल पर सिर्फ जीपी रेट लगेगा। तो फिर नॉर्मल एबनॉर्मल कौन होता है? जो अपने सेलिंग प्राइस को या कॉस्ट को या अपनी जीपी रेट को तोड़ देता है, वो क्या हो जाता है? एबनॉर्मल आइटम।
अच्छा मुझे एक और बात बताओ, बता तो दो और एक बार बता तो दो। नहीं 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 नहीं, ये ग्लोबल बेसिस और राइट ऑफ बेसिस समझ में आया क्या? नॉर्मल एबनॉर्मल कॉलम राइट ऑफ वर्ड आया तो बनता है, ग्लोबल बेसिस में नॉर्मल एबनॉर्मल कॉलम बनता है क्या? नहीं, उसको नॉर्मल वैल्यू पर लाकर खड़ा कर देने का। यस। और एक बात, ये रसगुल्ले बच्चों, जब तुम एक आइटम को एबनॉर्मल ट्रीट करते हो तो बाकी के उसके रिलेटेड आइटम भी एबनॉर्मल ही ट्रीट करना पड़ेगा। से यस। अच्छा, उसके बाद में मैंने और एक बेहतरीन चीज आपको बताई, क्या थी कि बेटा जी सेकंड स्टेप में होता है कि नेक्स्ट ईयर का मेमोरेंडम ट्रेडिंग। तुम पूछोगे सर मेमोरेंडम शब्द क्यों है? क्योंकि किसी ट्रायल बैलेंस पर बेस नहीं है, हम कहीं ना कहीं से डिटेल्स निकाल कर वहां पे डाल रहे हैं। सो हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं पिछले साल से, फिर परचेसेस लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं, उसका भी क्लासिफिकेशन नॉर्मल एबनॉर्मल में। से यस और नो? जीपी रेट जो पिछली बार कैलकुलेट की थी वो इस बार प्रोजेक्ट करते हैं और हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकल कर आ जाता है। से यस। बट क्या ये जीपी रेट चेंज हो सकती है क्या? यस, क्योंकि अगले साल के टर्म्स एंड कंडीशंस अलग हो सकते हैं। एग्रीड। फिर आपका वैल्यू ऑफ स्टॉक निकला। अब ये वैल्यू ऑफ स्टॉक आप किससे कंपेयर करते हो? पॉलिसी अमाउंट से। इफ वैल्यू ऑफ स्टॉक इज ग्रेटर देन द पॉलिसी अमाउंट देन एवरेज क्लॉज विल अप्लाई। फिर आप क्या करते हो? लॉस बाय फायर निकालते हो। लॉस बाय फायर का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर लेस सैल्वेज वैल्यू इज लॉस बाय फायर। फिर जब आपको क्लेम निकालना है तो कैसे निकालते हो? लॉस बाय फायर इनटू पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं? ये हर बार ऐसे ही निकलेगा? सिर्फ एवरेज क्लॉज में ऐसा निकलेगा? सिर्फ एवरेज क्लॉज में ऐसा निकलेगा। से यस और नो? अगर एवरेज क्लॉज नहीं है, एवरेज क्लॉज नहीं है मतलब पॉलिसी अमाउंट इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ स्टॉक, तब ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उस केस में आप क्या बताओगे? लॉस हुआ 10,000 का और तुम बताने लगोगे क्लेम करो 12,000। नहीं, भारत में या किसी भी जगह पे इंश्योरेंस कंपनी से आपसे हुए नुकसान से ज्यादा आप पैसा रिकवर नहीं कर सकते। इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ लॉस को गुड करती है, आपको प्रॉफिट कमा कर नहीं दे सकती। से यस। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब एडजस्टमेंट नंबर जो डी है ये बेहतरीन एडजस्टमेंट है, बट बेटा ये हम लास्ट में डील करेंगे जब कुछ प्रॉब्लम हो चुकी होगी। और इसको लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, रिवाइज बिफोर एग्जाम। वेरी इंपॉर्टेंट, रिवाइज बिफोर एग्जाम। अब मैं तुम बच्चों से क्वेश्चन पूछूंगा, तुमको अगर कोई भी क्वेरी होगी जो मैंने पढ़ाया या आपके कोई डाउट्स होंगे पहले क्या, तो मुझे पूछ लो पहले। किसी को कोई डाउट नहीं? मतलब पहले भी झंडू थे, अभी भी है? गुड। अच्छा, सो नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, यू आर ऑल एक्सपेक्टेड टू कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 1। Are you ready? इसमें टोटल हमने कितने क्वेश्चंस लिए? 7। तो मैं अपेक्षा करूंगा कि आप अच्छे से करोगे। 7। एग्रीड? तो चलो ध्यान देते। द होल स्टॉक ऑफ गुड्स ऑफ राम रतन एंड कंपनी was destroyed by fire on 3rd February. I am requesting everyone, please be serious. There is fire now. 3rd February 2006. गुड। कहाँ लगी है फायर? बस एक बार चेक कर ले। नो स्टॉक रजिस्टर वॉज मेंटेन बट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर अवेलेबल। कोई स्टॉक रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। बेटा पहले डेट लिख कर रख लीजिए कहीं, 3 फरवरी 2006। इस दिन आग लगी है। छोरी आज पागल हो जाएगी तू, लगता है 25वीं बार है। बड़ी वाहियात किस्म से करती है यार तू। ये 3 फरवरी 2006 है, इसके पहला वाला ईयर एंड क्या होगा? 31 दिसंबर 2005। सर आपको कैसे पता? लिखा हुआ है यहां पर, स्टॉक एज पर बैलेंस शीट। बस अंतर्यामी नहीं हो, पता चल गया वहां से। समझ में आ रहा है ना? नहीं तो कुछ लोग सोचते हैं। हाँ, सो ये है ओपनिंग स्टॉक 1/2005 का और ये है क्लोजिंग स्टॉक। तो ये लिखिए लास्ट ईयर और ये भी लिखिए लास्ट ईयर। परचेज फॉर 2005 नलायक लास्ट ईयर है नहीं, एंड परचेज फ्रॉम 1 Jan 2006 से 3 February 2006, सो ये करंट ईयर। सेल्स फॉर 2005, ओहो लास्ट ईयर, कमीनापन का है ना, हद है। और ये करंट ईयर। हैप्पी? धीरे से, किसी को बताना मत, धीरे धीरे चलो आगे।
while valuing the stock on 31st December 2005, 480 was written off out of the cost price of 1080. नहीं, एबनॉर्मल नहीं, पहले मुझे इस लाइन का मीनिंग बताओ. एक स्टॉक ऐसा था जो 1080 जिसकी कॉस्ट थी, उसमें से 480 राइट ऑफ कर दिया है. बोल हाँ. सो छोरी मैं बता रहा हूं वो सही है क्या? 1080 माइनस 480 कितना उसका वैल्यू कर रखा है? 600. है नहीं? अरे ओ शाकाल, इस स्टॉक के पास एकदम प्यारी निगाहों से देख. इस स्टॉक के पास देख पा रहा है? क्योंकि इसी तारीख का तो स्टॉक है. इस स्टॉक में तुझे नहीं लगता कि कोई एबनॉर्मल आइटम घुसकर बैठ गया है? अब तुम पाप मत करना, सही से बताना कितना घुसकर बैठा है. 1080 घुस के बैठा, 480 घुस के बैठा, 600 घुस के बैठा है. वेरी गुड. कितना घुस के बैठा है? 600. क्योंकि रिटर्न ऑफ मतलब ये जो स्टॉक है उसमें एबनॉर्मल आइटम कॉस्ट पर नहीं है. मैंने बोला था कि कॉस्ट को तोड़ देता है. कॉस्ट पर ही रहता तो एबनॉर्मल कैसे होता? गाई छाप, कॉस्ट को तोड़ दिया. कॉस्ट को तोड़ दिया तो क्या होगा? 1080 में से 480 तोड़ दिया, है नहीं? तो कितने का घुस गया? 1080. नलायक 600. 600. सॉरी. हैप्पी, मैं एक बात पूछ सकता हूं क्या तुमको? पूछ लो. किसी को बताओ कितनी? ये 600 इधर एबनॉर्मल हुआ क्लोजिंग स्टॉक में क्रेडिट साइड में, तो उसके पप्पा कहां हैं? डेबिट साइड. नेक्स्ट ईयर नहीं मां, पप्पा नेक्स्ट ईयर कैसे आएंगे? बच्चा आता है नेक्स्ट ईयर. पप्पा पप्पा अरे यार, हाँ लॉजिकली वीक है तू. हाँ. सो ये 600 क्लोजिंग स्टॉक में एबनॉर्मल है, तो इसका रिलेटेड आइटम कभी ना कभी तो परचेस किया होगा ना. तो एबनॉर्मल कॉलम में आप और एक बाइफरकेट करेंगे परचेसेस में भी, वो मैं सिखाऊंगा. डोंट वरी अबाउट दैट. आगे. एंड दिस स्टॉक वाज सोल्ड इन जैन 2006. मतलब एबनॉर्मल आइटम बिका है, हाँ या ना? तो बेटा जी ये सेल भी कौन सा होगा? एबनॉर्मल. बेटा जनवरी 2006 में बैठा है नहीं? तो ये किस में घुसकर बैठा है? अरे राम रे, किस में घुसकर? ये 35,400 में घुसकर बैठा है क्या? तो ये वाला सेल भी कौन से कॉलम में क्लासिफाई होगा? एबनॉर्मल. आगे बढ़े. एक्सेप्ट फॉर दिस आइटम द रेशियो ऑफ जीपी वाज यूनिफॉर्म थ्रू आउट. वैल्यू ऑफ स्टॉक सैल्वेज 3063. द स्टॉक वाज फुल्ली इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर. इसका मतलब क्या है? एवरेज क्लॉज विल नॉट अप्लाई. You are required to find out the amount of for which claim for loss of stock should be made to the insurer. So shall I start solving the question? Yes. So boys and girls, without wasting the time, write down the first part. ये बीच में रखो तुम्हारे, ठीक है? Just don't mark. हाँ. So पहला वाला हम क्या लिखेंगे? Name of the company. नेम ऑफ कंपनी. हंसते हंसते मत बोलो, उनके यहां पर वाट लगी है. राम रतन एंड कंपनी, आग लगी है राम रतन एंड कंपनी, बेचारे लोग. डेट ऑफ फायर 3rd February 2006. ठीक है. स्टेप नंबर 1, पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है. सो बेटा जी ट्रेडिंग अकाउंट और एकदम प्यार से हम इधर लिखेंगे फॉर द पीरियड एंडेड 31st December 2005. क्या मैंने सही लिखा? फिर इधर कॉलम आएगा टोटल एबनॉर्मल नॉर्मल. ये ऑलमोस्ट 6 से 7 लाइन का आपको बनाना है. पर्टिकुलर्स, नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड टोटल. और इधर आएगा पर्टिकुलर्स, नॉर्मल, abnormal and total. So be ready with this data so that we can go ahead.
ठीक है बेटा जी। तो पहले बेटा दिमाग में घुस गया हमें कौन से साल का ये बनाना है, 31 दिसंबर 2005। पूरी क्लास एकदम शांति से देखकर बनाएगी। देखो मैं क्या क्या कर रहा हूं। पहले मैं क्या लिखूंगा, 2, वेरी गुड बेटा, 2 ओपनिंग स्टॉक। पहले टोटल कॉलम में लिखना 26,580, फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक मैं टोटल कॉलम में लिखूंगा 22,530, फिर बेटा जी हम लिखेंगे 2 परचेसेस। जो हमने लास्ट ईयर का डेटा क्लासिफाई किया ना बेटा वो सारा लिख रहा हूं, 62,310, फिर बाय सेल्स 91,500। यहां तक आ जाओ तो मुझे बताना। फिर आपको एडजस्टमेंट को ढूंढना होता है। एडजस्टमेंट में जो आइटम्स आपने लिखे क्या उस आइटम में किसी ने अपनी जीपी रेट को तोड़ा है क्या। जैसे क्लोजिंग स्टॉक में एक आइटम ऐसा घुसकर बैठ गया था जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 1080, पर उसमें से 480 राइट ऑफ हो गया था, तो 1080 माइनस 480 वो क्लोजिंग स्टॉक में घुसकर बैठ गया था 600। जिनको नहीं समझ आ रहा मैं इधर लिख देता हूं 1080 माइनस 480। जाहिर सी बात है ये फिगर बैलेंसिंग होगा, 22,530 माइनस 600, 21,930। क्या आपको बैलेंसिंग फिगर समझ में आया क्या। बट बेटा अगर कोई आइटम एबनॉर्मल है क्रेडिट में तो जाहिर सी बात है उसका डेबिट में भी इंपैक्ट होना ही चाहिए, कहीं ना कहीं से तो आया होगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, ये आइटम जो एबनॉर्मल है ये या तो ओपनिंग स्टॉक में घुसकर बैठा होगा या परचेस, तो मैं जहां मर्जी है वहां पर लो, बट जनरली मैं उसको लूंगा परचेसेस। शांति से सुनो, मैंने ये मोबाइल खरीदा राइट 40,000 में, इसको ले जाके फेंक दिया, ये बन गया 28,000 का, तो कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी। बोलो हाँ, कॉस्ट चेंज होगी क्या। कॉस्ट तो सेम ही रहेगी ना। मैं वापिस बता रहा हूं, मैंने ये पेन खरीदा 6 रुपए में, फिर उसको जोर जोर से 10 बार फेंक दिया, 6 रुपए का पेन 4 रुपए का बन गया। मैजिक समझ में आ रहा है। तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक 4 में आ सकता है, बट इसकी कॉस्ट चेंज होगी क्या, नहीं, कॉस्ट विल रिमेन सेम। सो क्लोजिंग स्टॉक में राइट ऑफ करने की वजह से 600 पर आया था, बट परचेस में आइटम कौन सी वैल्यू पर घुसकर बैठा है, 1080, उसकी परचेस प्राइस। तो इधर आएगा 1080, बेटा 62,310 माइनस 1080 कितना बता रहे बेटा, 61,230। डू ऑल अप्रिशिएट। अब मैं आपसे एक और प्रश्न पूछूं क्या, मैं आपसे और एक प्रश्न पूछूं क्या। इन बाकी के आइटम्स के बारे में कुछ नहीं बोला है। सेल कब हुआ है, अगले साल हुआ है। सेल कब हुआ है जाके चेक करो, जनवरी 2006 में बिका है। अपना तो 31 दिसंबर तक ही है ना, तो करंट ईयर में सेल में कोई एबनॉर्मल आइटम नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 91,500। जिन बच्चों को वापस डाउट है वापस बता रहा हूं, जनवरी 2006 में सेल हुआ। सो बेटा जी ये आइटम अभी तो एबनॉर्मल नहीं है, इधर तो कोई एबनॉर्मल आइटम नहीं घुसा, तो 91,500, और इधर ओपनिंग स्टॉक में भी कुछ नहीं है, 26,580। से यस यस। हे लवली पीपल, अब आपके पास में पूरे डिटेल्स अवेलेबल हो गए क्या। सो क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता 2 जीपी। सो ग्रॉस प्रॉफिट बेटा जी 91,500 प्लस 21,930 माइनस 26,580 minus 61,230, it turns out to how much, 25,620. this is gross profit. और बेटा जी 1080 minus 600, do not worry, you can write it down here only, negative, नेगेटिव लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। ये एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बन रहा है, तो इधर ही तुम नेगेटिव लिख दो। 1080 माइनस 600, 480 का लॉस हो गया। सो 25,620 माइनस 480 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25,140। और क्या बेटा ये टैली हो जाता है क्या। जिन बच्चों को इस एरिया के बारे में डाउट है, मैं वापस कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं। मॉड्यूल अगर इस 480 को क्रेडिट में लिखती है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम अगेन एंड अगेन रिस्पेक्टिंग एंड रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि ये 480 इधर लिखना नेगेटिव कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो अभी मैं आपको फाइनलाइजेशन नहीं सिखा रहा हूं, मैं तो क्लेम कैसे निकालना ये सिखा रहा हूं। तो
तो हम हमारे हिसाब से अकाउंट्स बना सकते हैं। ये नेगेटिव आ गया, डू ऑल अप्रिशिएट? अब नेगेटिव कैसे है? तो 1080 डेबिट में है और 600, तो जाहिर सी बात है हमारा लॉस हुआ 480। अब हमें स्टेप नंबर 2 में क्या निकालना पड़ता है? स्टेप नंबर 2, जीपी रेट। अब बेटा जीपी रेट ऑफ द ईयर 2005, और हम अज्यूम करेंगे कि यही 2006 में था, ऐसा जरूरी नहीं है बट हम अज्यूम करेंगे। सो बेटा कितना प्रॉफिट था? 25,620। अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि मैं सिर्फ नॉर्मल आइटम कंसीडर करूंगा। 25,620 डिवाइड बाय 91,500। आपको वापिस याद दिला दूं, मैं नॉर्मल आइटम कंसीडर करूंगा। नॉर्मल कॉलम की जीपी रेट निकलती है इनटू 100। 25,620 डिवाइड बाय 91,500 into 100. That's absolutely correct, beta. 28%. This is the GP rate. Say yes. Once this you have got a GP rate, now again you have to create memorandum trading account for which year? 2006 up to 3rd February 2006. तो बनाइए। ये समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम? सो हम बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द period ended 3rd February 2006. For the period ended 3rd February 2006. So then I draw a line, and then you have got normal, abnormal, total, normal, abnormal and total. नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल, नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल। ठीक है, एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। अगर पिछले बार में एबनॉर्मल स्टॉक था या पिछले बार एबनॉर्मल कॉलम था, तो यही वाला स्टॉक तो कैरी फॉरवर्ड होगा ना नीचे, तो ऑटोमेटिकली एबनॉर्मल कॉलम बनाना ही पड़ेगा। ओपनिंग है और ऑटोमेटिकली एबनॉर्मल कॉलम बनाना ही पड़ेगा। से यस और नो? तो क्यों मैंने एबनॉर्मल कॉलम वो बताया मैंने आपको। इफ यू रेडी लेट मी नो। तो अब इधर हम क्या लिखेंगे? टू ओपनिंग स्टॉक। पिछली बार से आएगा, कितना लिखेंगे? 21,930। एबनॉर्मल कितना है? 600 इज व्हाट यू से। सो टोटल कितना था बेटा? ये 22,530। ये तो कैरी फॉरवर्ड हो गया है। अभी हम वापस डिटेल्स लिखना शुरू करेंगे एज यूजुअल, जैसे हमको दिया जाता है। बाय सेल्स, पहले कौन से कॉलम में लिखना सिखाया मैंने? टोटल। बाय सेल्स बेटा कितना? 35,400। देख रहे हो मैंने टोटल कॉलम में लिखा मैंने। टू परचेसेस 22,410। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं पूछूं अभी आपसे, ये 600 एबनॉर्मल आइटम है क्या? क्या ये आइटम बिक गया है? हाँ या ना? क्या ये आइटम बिक गया है क्या? जरा जाके पढ़ो कौन से महीने में बिका है? जनवरी में बिका ना? तो बेटा जाहिर सी बात है, जो उधर का बुक कीपर था या अकाउंटेंट था, उसने एंट्री क्या किया होगा? कैश ऑब्लिक बैंक टू सेल्स। वो आइटम किस में घुसकर बैठ गया है? सेल्स में। और कौन सी वैल्यू में घुसकर बैठा है? सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू ना? सेल्स वैल्यू कितनी है उसको? सोल्ड इन Jan 2006 फॉर 1050। कैन आई नॉट राइट डाउन 1050 हियर? सो बॉयज एंड गर्ल्स, 35,400 माइनस 1050 कितना आ जाएगा? 34,350। क्या आपको समझ में आया ये एबनॉर्मल आइटम क्यों है? क्योंकि बेटा अगर 600 एबनॉर्मल है और अगर वो सेल हुआ तो वो भी क्या होगा? एबनॉर्मल आइटम। एक क्वेश्चन पूछू क्या? अगर वो सेल नहीं होता तो वो कहां पे रहता? स्टॉक में रहता। तो स्टॉक में एबनॉर्मल आइटम आता, बट जनरली सेल हो जाएगा, या सेल नहीं होगा तो वो बताएंगे कितनी वैल्यू पर पड़ा हुआ है। सो बेटा अभी जीपी रेट किस पर लगाना मैंने आपको सिखाया। सॉरी परचेस में कोई एबनॉर्मल है क्या? नहीं। कुछ नहीं बोला है तो कोई एबनॉर्मल नहीं है। टू जीपी, सो कैन आई नॉट से 34,350 इंटू कितना परसेंटेज था? 28% था क्या? 9618। और बेटा जी इसमें आ गया आपका प्रॉफिट 450। कितना है बेटा जी? 10,068। क्या आप मेरा साथ दे सकते हो अभी थोड़ा? मेरे पास
सभी फिगर्स आ गए, एक फिगर मिसिंग है, कौन सा वाला? सो मैं लिखूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। प्लीज पूरी क्लास का ध्यान इधर, ठीक है बेटा। क्लोजिंग स्टॉक एक आएगा, बट क्या एबनॉर्मल में क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे? मेरी नाक मत कटवा के आना नालायक हो, क्योंकि जब माल बिक जाता है तो वो क्लोजिंग स्टॉक में नहीं रहता। नील माल तो बिक गया है ना, तुमने खुद ने बेचा अपने हाथ से उसको, तो क्लोजिंग स्टॉक में नहीं रहेगा। सो 34,350 माइनस 21,930 माइनस 22,410 माइनस 9,618, तो कितना रहा? 19,608। ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक आया क्या? ये बैलेंसिंग फिगर इधर आया। सो बेटा जी आपका टोटल स्टॉक कितना है? 19,608। मान लो तुम इस कंपनी के हेड हो और तुम इंश्योरेंस कंपनी के पास मांगने जाओगे स्टॉक, तो तुम कितने का स्टॉक मांगोगे उनसे? कितना पैसा मांगोगे तुम उनसे? कितना पैसा मांगोगे? सोच के बताओ। 19,608। क्यों? क्योंकि हमारा नहीं सैल्वेज वैल्यू छोड़ो अभी, बट अगर हम पैसा मांगेंगे तो कितना मानेंगे? 19,608। अगर मान लो ये पूरी तरीके से इंश्योर्ड नहीं होता तो इंश्योरेंस कंपनी हमें क्या बोलती? पूरा पैसा नहीं दूंगी, जितने का इंश्योरेंस कराया उतना है, एवरेज क्लॉज। क्या लॉजिक लग रहा है? सो बेटा जी कैन आई नॉट से लॉस बाय फायर? लॉस बाय फायर, तो लॉस बाय फायर कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। प्लीज गिव मी द फिगर। 19,608 लेस salvage value. Very good. What is salvage value? 3063. ये negative. And what is the loss by fire? 16,545. This is the loss by fire. आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूं? क्या ये फुल्ली इंश्योर्ड है क्या स्टॉक? स्टॉक फुल्ली इंश्योर्ड है क्या? तो हम क्या नोट लिखेंगे? एज द स्टॉक इज फुल्ली इंश्योर्ड, एवरेज क्लॉज विल नॉट अप्लाई एंड द क्लेम रिसीवेबल इज 16,545। तो लिखिए एज द स्टॉक इज फुल्ली इंश्योर्ड, average clause will not apply. As the stock is fully insured, average clause will not apply. और आगे क्या लिखेंगे? Insurance claim receivable is equal to 16,545. बिफोर वी गो फर्दर, आई एम नॉट इन एनी हरी, क्योंकि थ्योरी हमने थोड़ी सी फास्ट पढ़ी। जनरली एक दिन में थ्योरी पढ़ाने में लेता हूं व्हेन आई एम इन द रेगुलर बैच। यस और नो? सो कैन वी गो एंड रिवाइज एवरीथिंग वट एवर वी हैव डन, और उसका इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। सो जब मैंने आंसर शुरू किया, सो फर्स्ट पार्ट तो सिंपल है। फर्स्ट पार्ट में हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा, उसका आंसर बताना मुझे कि आपने नॉर्मल और एबनॉर्मल कॉलम क्यों बनाया? क्योंकि एक जो स्टॉक था वो अपनी कॉस्ट को छोड़कर राइट ऑफ हो चुका था, तो एबनॉर्मल बनाया। फिर तुमने दिमाग लगाना कि स्टॉक में कितना घुसकर बैठा है, वेदर 1080 घुसकर बैठा है, 480 घुसकर बैठा है या 600। क्योंकि अगर तुमने सही फिगर नहीं चुना तो तुम्हारा नॉर्मल वाला कॉलम टेम्पर हो जाएगा। ये अगर 600 नहीं चुना, तुमने इधर 1080 चुना, तुमने इधर 480 चुना, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो दिमाग कैसे लगाना? स्टॉक में कितना घुसकर बैठा है। तो स्टॉक में तो 600 ही घुसकर बैठा था ना, तो 600 को निकाला तो 21,930 आ गया। से यस और नो? फिर इससे हमारा मकसद क्या था? हमें क्या निकालना था? जीपी रेट। और जैसे एक आइटम एबनॉर्मल हुआ तो ये आइटम कहीं ना कहीं से तो आया होगा, या तो ओपनिंग स्टॉक या परचेसेस। जनरली परचेसेस में ले लीजिए, बट परचेस में 600 नहीं लेना। परचेस में क्या लेना? कॉस्ट, जितने में बाय किया था।
क्योंकि बेटा जी अगर आप उसको राइट ऑफ करते तो उससे उसकी कॉस्ट चेंज नहीं होती, उसकी परचेस प्राइस चेंज नहीं होती। सही यस और नो? और बॉयज एंड गर्ल्स फिर हम आगे गए और हमने क्या निकाला, जीपी रेट, एंड जीपी रेट हैपन टू बी व्हाट 28%। देन आई क्रिएटेड मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, एंड इन द मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट व्हाट डिड आई डू, जो पिछले बार का एबनॉर्मल था वो कैरी फॉरवर्ड हो गया ना, और वो जैसे ही कैरी फॉरवर्ड हुआ तो एबनॉर्मल कॉलम में आ गया, और एबनॉर्मल कॉलम से जैसे ही सेल हुआ, सेल में भी एक एबनॉर्मल आइटम घुसकर बैठ गया था, और वो वाला आइटम ये था। हमने वापस पूरा सॉर्ट आउट किया, उसके बाद में जो नॉर्मल सेल्स था उसके ऊपर जीपी रेट लगाई, कितनी 28%, और ये करने के बाद में हमें क्लोजिंग स्टॉक मिला 19608। ये क्लोजिंग स्टॉक में से कुछ सैल्वेज वैल्यू मिली क्या हमें? यस, ये देखो ये क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी मैंने ये वाला बताया, ये नहीं ये वाला। सो इसमें हमारे को कोई सैल्वेज वैल्यू मिली, यस 3063। तो इससे हमको पता चला हमारा लॉस कितना था, और वो लॉस कितना 16545। फिर हमने देखा क्या हमारा एवरेज क्लॉज अप्लाई होने वाला है क्या, नहीं, तो हमें पूरा क्लेम मिल गया। से यस। तो क्या पहले टाइप का क्वेश्चन समझ में आया? यस। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 2। If you're ready, can I go ahead? Yes. A fire occurred in the premises of Sri Garib Das on 1st April 2006. So sad. And a considerable part of the stock was destroyed. The stock salvaged was 56,000. Sri Das had taken a fire insurance policy for 3,42,000 to cover the loss of stock by fire. तो 3,42,000 को अंडरलाइन करके लिख दीजिए. It is what? पॉलिसी अमाउंट, पॉलिसी वैल्यू और पॉलिसी अमाउंट। इंश्योरेंस कंपनी, सॉरी, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल। बेटा आग कब लगी? 1 अप्रैल 2006। एग्रीड? सो बेटा जी ये क्या बोला? परचेस फॉर द ईयर 2005। कौन सा ईयर लगता है आपको, लास्ट ईयर या करंट ईयर? लास्ट ईयर। ये सेल्स फॉर 2005 लास्ट ईयर। अरे नालायक को, मेरा रिवीजन चल रहा है कि तुम्हारा? लास्ट ईयर। फिर परचेस करंट ईयर, सेल्स करंट ईयर, स्टॉक लास्ट ईयर 31 दिसंबर। ये लास्ट में भी जाएगा और करंट ईयर का ओपनिंग बनेगा। ऑलराइट। वेजेस पेड लास्ट ईयर, and wages paid from 1st Jan current year. Sri Das had in June 2005, ये कौन से ईयर की बात चल रही है? लास्ट ईयर। Consigned goods worth ₹1 lakh, which unfortunately however were lost in an accident. Since there was no insurance cover taken, the loss was borne by him in full. तो मैं इसको आगे समझाऊंगा आपको, चिंता मत करो, right? But normal adjustment. Stock at the end of each year for until the end of calendar year 2004 had been valued at cost less 10%. From the year 2005, there was a change in valuation of closing stock, which was ascertained by adding 10% to its cost. हम करेंगे इसके ऊपर चर्चा, बट मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, ये ग्लोबल बेसिस पर कम या ज्यादा कर रहे हैं या एक एक आइटम को कम या ज्यादा कर रहे हैं? ग्लोबल बेसिस। फील हो रहा है क्या? देखो मैं वापस पढ़ता हूं। स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर एंड टिल द एंड ऑफ द ईयर कैलेंडर ईयर 2004, 2004 इस वर्ष तक, एंड तक, मतलब लास्ट ईयर कौन सा था? 2005 था ना। सो लास्ट टू लास्ट ईयर 2004 तक हम कौन सा क्या करते थे? स्टॉक को 10% कम कर देते। क्यों? अपनी पॉलिसी है। बट बेटा जी हमें जीपी रेट लगाना है तो स्टॉक को नॉर्मल ही बनाना पड़ेगा। से यस और नो? सो बेटा जी इस 10% को जो लेस किया है उसको वापस रिवर्स कर नॉर्मल वैल्यू पर लेकर आएंगे। से यस। और आगे, फ्रॉम 2005 देयर वाज अ चेंज इन द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक व्हिच वाज असर्टनिंग बाय एडिंग 10% टू इट्स कॉस्ट। माय क्वेश्चन टू दिस इंटेलिजेंट क्लास, विल देयर बी नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कॉलम? I repeat, will there be normal or abnormal column? No, मैंने क्लियरली बोला था जब ग्लोबल बेसिस पर आप ऊपर या नीचे करते हो तब नॉर्मल और एबनॉर्मल कॉलम की जरूरत नहीं होती। बट ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से एक हाथ कोई आइटम को राइट ऑफ करने का डिटेल्स दिया जाता तो हम एबनॉर्मल कॉलम बनाते। तो ध्यान रहे ये लाइन आपको एबनॉर्मल बनाने की बात नहीं करती। बट अगर कोई स्टॉक को कम वैल्यू पर बेच दिया, उसको राइट ऑफ कर दिया, तब एबनॉर्मल कॉलम बनेगा। बट जब आप ग्लोबल बेसिस पर उसको कम करते हो तो उसको नॉर्मलाइजेशन पर लाकर काम करते हैं। इज दैट ओके? सो क्या करना है क्या नहीं करना है, आई विल एक्सप्लेन यू आउट। आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस। सो लवली पीपल, राइट डाउन। पहला क्या लिखेंगे? नेम ऑफ द कंपनी या नेम ऑफ द एंटिटी, श्री गरीब दास।
नेम ऑफ एंटिटी श्री गरीब दास, डेट ऑफ फायर, date of fire, what is the date of fire? 1st of April 2006. So then I'll write down trading account. ट्रेडिंग अकाउंट, बेटा मैंने आगे मेमोरेंडम नहीं लिखा है क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट जो पिछले साल का बनता है वो ट्रायल बैलेंस पर बनता है. सो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2005. And then you have got this column, एक ही, सॉरी, थैंक यू. सो ये बनेगा पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, और ये टोटल आ गई. संतोष पानी रखना है. Shall I start? तो देखो फर्स्ट आइटम क्या आएगा, 2 ओपनिंग स्टॉक. बेटा पूरी क्लास का भी इधर एक ध्यान, 1-2 मिनट ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि इधर थोड़ा सा लड़ जा. बेटा जरा देखो ये जो स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक, ये 31 दिसंबर 2004 का होगा क्या? और 2004 की क्या पॉलिसी थी? नीचे लिखा है देखो, हम उसको लेस करते थे 10%, मतलब वो जो वैल्यू मुझे दी हुई है वो 90% दी हुई होगी. सो बेटा जी आपका स्टॉक का वैल्यू दिया है 1 जनवरी 2005 का, विच इज एंड ऑफ 31 दिसंबर 2004. कैन आई नॉट से इट इज 2,88,000 डिवाइड बाय 90%? कितना रहा गुड़िया? सो लिख दीजिए 3,20,000. ओपनिंग स्टॉक के बाद में पिछले साल का डिटेल्स, 2 परचेसेस. बताओ बेटा परचेसेस कितना है? 18,76,000. जाते जाते और एक बात बोल देता हूं कि आपका जो ओपनिंग स्टॉक है उसमें एबनॉर्मल कॉलम क्यों नहीं बना आपका? क्योंकि बेटा पूरे स्टॉक को ही नॉर्मल बना दिया मैंने, एबनॉर्मल कोई रहा ही नहीं. और आपको हमेशा ध्यान में रखना, जब ग्लोबल बेसिस पर कम या ज्यादा करे, ग्लोबल मतलब टोटल को, तब आपको उसको नॉर्मलाइज कर लिख देना होता है. ठीक है. 2 परचेसेस के बाद में बाय सेल्स 23,20,000. दैट्स राइट. अगेन आफ्टर दैट यू हैव गॉट परचेसेस, लिख दिया है परचेस सेल्स स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक दिया है क्या? यस. बेटा एक आध लाइन छोड़कर लिखना बाय क्लोजिंग स्टॉक. बट बेटा 2005 से क्या हुआ? हम 10% ऐड करने लग गए. हाँ नहीं, मतलब ये जो स्टॉक है ये करंट ईयर में पहली बार वैल्यू हुआ होगा, तो डिवाइड बाय इसको 90 या 110%? 110%. कैन आई नॉट हैव द फिगर? 4,40,000 इज द कॉल. यस और नो? हे बॉयज एंड गर्ल्स, वेजेस पेड दिया है क्या? 2 वेजेस फॉर 2005. कैन आई नॉट से इट इज 2 lakh? ओके, नाउ आई वॉन्ट पीस फ्रॉम योर साइड ऑल. जरा देखो, श्री दास इन जून 2005 consigned goods worth rupees 1 lakh which unfortunately were however lost in transit. 2005 का ही तो बना रहे ना अपन. सो गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, क्या सिखाया था टीचर ने? गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट की एंट्री ध्यान में रखना, ड्रॉइंग्स की एंट्री, लॉस इन ट्रांजिट की एंट्री, या गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल. माल को सेल के अलावा कुछ भी किया तो उसको ट्रेडिंग से बाहर निकालना पड़ता है. मैचिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहां पर मैचिंग कॉन्सेप्ट कैसे चलता है? परचेस जो है, जितना माल परचेस किया वो सेल ही हो सकता है, सेल नहीं किया तो कॉस्ट को रिवर्स करना पड़ता है. तो अगर आपको याद होगा लॉस बाय फायर की एंट्री 11th 12th याद करो, तो आप एंट्री करते थे लॉस बाय फायर टू ट्रेडिंग अकाउंट.
पूरा ग्रॉस, और फिर वो पी एंड एल अकाउंट में जाता था लॉस, फिर कुछ क्लेम मिलता था तो माइनस करके आउटर कॉलम। पी एंड एल अकाउंट किसको बनाना है यहाँ पर, हमें तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है ना। सो ध्यान में रखना कि जब भी कोई ड्रॉइंग्स हो, लॉस बाय फायर हो, या मान लेते हैं लॉस इन ट्रांजिट हो, या गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल हो, कुछ भी हुआ होगा माल के साथ सेल के अलावा, उसको रिवर्स करना पड़ेगा। सो कैन आई नॉट से बाय लॉस इन ट्रांजिट। अगर मान लो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला होता 80,000, नलाय को मेरी नाक मत कटाना, 20,000 मत लिख के आना इधर। कितना लिख के आओगे, 1 लाख, तो गधेड़े लिख के आओगे। इधर से हमेशा जितनी उसकी कॉस्ट है वही होगी। सो बेटा जी अब मुझे बताओ जीपी कितना आ रहा है। 2 जीपी, प्लीज फाइंड इट आउट। 2,64,000 इज द कॉल। 23,20,000 प्लस 1 लाख प्लस 4,40,000। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। 18,76,000 minus 2 lakh, and it turns out to 4,64,000. Do you all appreciate? Yes. अरे मैथ्स जल्दी कर यार, आज तेरे को देख देख कर मैं थक रहा हूं। 4,64,000. Say yes. संतोष, I love you यार। जीपी रेट, जीपी रेट, जीपी रेट, जीपी रेट जल्दी से बता दो। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। वेरी गुड बेटा, 20%। 4,64,000 डिवाइड बाय व्हाट इज द सेल्स, इट इज 23,20,000 इंटू व्हाट, 100। बोलो कितना आएगा, इट इज 20%। वेरी गुड। अब बेटा अगला करेंगे, अब वो क्या बनेगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। सो इफ यू आर रेडी, कैन आई क्रिएट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट? यस। सो क्रिएट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। जब आप करते हो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट तो ऐसी ऐसी लाइनें बनानी पड़ती है और ऐसे ऐसे करना पड़ता है। नॉर्मल एबनॉर्मल कॉलम बनेगा नहीं, किसी ने भी अपनी जीपी रेट को नहीं तोड़ा है। रुपीज रुपीज, तो क्या आएगा इधर, पहले 2 ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक तो पिछले बार का जो स्टॉक है वो आ जाएगा, और जो क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 4,40,000 था क्या, वही मैंने इधर ले लिया। से यस। फिर 2 परचेसेस, 2 परचेसेस 3,64,000, और फिर बाय सेल्स 4 लाख। वाओ दैट्स लवली, 4,80,000। तो फिर इधर कितना आएगा, 2 वेजेस भी तो आएगा ना बेटा, 2 वेजेस 36,000। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, कोई और आइटम है क्या देख लीजिए, कोई और आइटम है क्या देख लीजिए। है कोई और आइटम? नहीं। तो अब मुझे बताओ जीपी कितना आया। सो कैन आई नॉट से 2 जीपी, इन द ब्रैकेट में लिखूंगा 4,80,000 इंटू 20% है बेटा, तो कितना आएगा 96,000, और इधर क्या आएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। श्योर है बेटा? पता नहीं, मैं श्योर नहीं हो रहा हूं। 4,80,000, शोभा देता है ऐसी बातें करते वक्त। कितना आ रहा है बेटा? 4,56,000। इस बात में दम है, 4,56,000। तू नलायक टोटल लेकर बता रही मुझे, अच्छा आप समझ में आ रही तुझे बात? पूरी डेबिट की टोटल बताई है तूने मुझे, माटोड़ी। अब उसके बाद में क्या करना है बेटा जी, लॉस बाय फायर निकालना पड़ेगा क्या? लॉस बाय फायर का फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर लेस सैल्वेज वैल्यू, यू विल गेट लॉस बाय फायर। शैल आई स्टार्ट? सो राइट डाउन लॉस बाय फायर, value of stock on the date of fire, value of stock on the date of fire, I believe it is
4,56,000 less salvage value 56,000, then loss by fire is, yes, 4 lakh. Once this is done, we need to move on, and I need to ask you, what is the policy amount? What is the policy amount? 3,42,000. बेटा पॉलिसी अमाउंट को किसके साथ कंपेयर करना, 4 लाख या 4,56,000 को? पॉलिसी अमाउंट कितनी है? 342. उसको कंपेयर करना है अपने को किसके साथ? 4 लाख या 4,56,000 के साथ? 4,56,000 के साथ. लॉस के साथ कभी कंपेयर नहीं करना, कंपेयर करना स्टॉक की वैल्यू के साथ. तुझे याद है ना, गाड़ी मेरी वाइफ निकाला था, दरवाजे की वैल्यू को पॉलिसी अमाउंट के साथ कंपेयर नहीं करना, गाड़ी की वैल्यू को कंपेयर करना, क्योंकि लॉस तो सिर्फ दरवाजे का था, है नहीं. सो लिख दीजिए एज, क्या लिखोगे? एज पॉलिसी अमाउंट, पॉलिसी अमाउंट, पॉलिसी अमाउंट रुपीज 3,42,000 is less than value of stock on the date of fire. Date of fire amount rupees 56,000. Yes or no? As policy amount rupees 3,42,000 is less than value of stock on the date of fire, amount rupees 4,56,000, comma, average clause will apply. Average clause will apply. Say yes. So can I not say insurance claim is equal to, insurance claim is equal to loss by fire into policy amount divided by value of stock on the date of fire. Which is nothing but, I have got loss by fire 4 lakh, policy amount 3,42,000 divided by value of stock on the date of fire 4,56,000. What is the amount? 3 lakhs. That's absolutely correct. Hepsi? थोड़ी स्पीड फास्ट हो रही है, बट बेटा रिवीजन बैच है, थोड़ा सा फास्ट रहेगा, ठीक है? एसी ज्यादा हो रहा है, मैं बोला हाथ दुख रहे क्या? ठीक है, चले अभी आ गया क्वेश्चन नंबर 3. देखो ही मत मेरे पास, मुझे कोई दया नहीं आती. क्वेश्चन नंबर 3 पास आ जाओ, 3 के पास आ जाओ, और तुम तुम्हारी मार्किंग करो और फिर मुझे बताना क्या क्या करना है. बेंड कंपनी लिमिटेड सफर्ड अ लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू द फायर ऑन May 16, 2006. ये तो आग लग गई इस दिन, तो इसका प्रीवियस ईयर मुझे लगता है 2005 के आसपास होना चाहिए, ऐसा लगता है. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग क्लेम टू बी लॉज्ड. 1 जनवरी 2005, ये लास्ट ईयर, हाँ नहीं. ड्यूरिंग 2005 परचेस लास्ट ईयर, सेल्स लास्ट ईयर, क्लोजिंग स्टॉक लास्ट ईयर, और परचेसेस करंट ईयर और सेल्स करंट ईयर.
डू ऑल अप्रिशिएट? यस। अब बेटा प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना, अ स्टॉक विच वॉज परचेस्ड इन 2004 एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 10,000, घाई मत कर, घाई मत कर, घाई मत कर, शांति। 2004 में बाय किया था फॉर 10,000, वॉज वैल्यूड एट रुपीज 6,000। ओके, मतलब 4,000 उड़ा दिया, तो ये 6,000 रुपए कहीं घुसकर बैठे क्या ऑन 31 दिसंबर 2004 के स्टॉक में? ये आइटम कहां घुसकर बैठ गया था? ओपनिंग ऑफ 2005, इसमें घुसकर बैठ गया क्या? तो ये क्या बनेगा? एबनॉर्मल कॉलम। फिर ओपनिंग स्टॉक में तो आ गया ये 2005, हमारा हर साल है, और ओपनिंग स्टॉक में आ गया। अब या तो ये सेल हो जाएगा या बच जाएगा, बट इन्होंने क्या किया? थोड़ा सा सेल किया और थोड़ा सा क्या? क्लोजिंग स्टॉक। अब आगे, हाफ ऑफ दिस स्टॉक वॉज सोल्ड इन 2005 फॉर 2,600। ये 2,600 किस में घुसकर बैठा होगा? सेल्स में। सेल्स ऑफ 2005, यस और नो? यस। द रिमेनिंग वॉज वैल्यूड एट 2,400। ये क्या हो गया? क्लोजिंग। बच गया ये, हाँ या ना? कौन से ईयर का क्लोजिंग में बच गया ये? तो 2005, इसके अंदर घुसकर बैठा है क्या वो? हाँ। आगे, 1/4 ऑफ द ओरिजिनल स्टॉक, 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 25%। पहले हाफ बिक गया था, मतलब कितना? 50% बिक गया। अभी 1/4 ऑफ ओरिजिनल बोला तो बेटा जी क्या? 25% और बिक गया। वो सोल्ड इन मार्च 2006, मतलब करंट ईयर में बिका था, हाँ या नहीं? सो बेटा करंट ईयर में भी क्या आ गया? एबनॉर्मल फॉर 1,400, मतलब ये 1,400 किस में घुसकर बैठा है? करंट ईयर के सेल्स में, इसके अंदर। द रिमेनिंग स्टॉक वॉज कंसिडर्ड टू बी वर्थ 60% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। Salvage value was 12,000. The amount of the policy was 30,000. There was an average clause in the policy. मैं आपको एक बात करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि डिवाइड एंड रूल, अगर तुम इसमें सारे ईयर्स को विजुअलाइज करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। मैं शुरुआत में आपको पूछता हूं, उतना समझ में आया होगा तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। पहला, हमारे को ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 38,400, उसके अंदर एक एबनॉर्मल आइटम घुसकर बैठा है, हाँ या ना? हाँ। उसके बारे में स्टोरी बताइए, ये कब बाय किया गया था? 2004 में। कितने में बाय किया था? 10,000, बट उसको राइट ऑफ करके कहां तक लेके आ गए? 6,000। तो वो स्टॉक में कितने में घुसकर बैठ गया? 6,000। मतलब ओपनिंग स्टॉक में एक एबनॉर्मल आइटम घुस गया 6,000 का। उस माल के साथ क्या हुआ? कुछ आइटम सेल हुआ, कुछ बच गया। आधा सेल हुआ, कितने में सेल हुआ पता है? 2,600। वो कहां पे घुस के बैठा होगा? सेल में। और बचा हुआ क्या? स्टॉक रह गया। से यस और नो? सो क्या बेटा जी, हम एक साल तो सॉल्व कर सकते हैं क्या? एक साल सॉल्व करते हैं, आगे का आगे देखेंगे। I think it makes a lot of sense. Can we go ahead? Yes. So with this, we are going in the books of Bend and Company. In the books of Bend Company Limited. नहीं भी लिखते तो चलता है। और फिर हम पहला नाम क्या बनाएंगे? डेट ऑफ फायर बता बेटा। 16th May 2006। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2005। So I shall create these accounts 1, 1, 2, 2 and 3 and 3. Normal, abnormal, total, normal, abnormal and total. And then I have got this column. Normal, abnormal and total. Happy? पहला क्या लिखेंगे? सो मैं लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक। बेटा पहले टोटल में लिख लेना, मतलब हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है। 38,400, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, 38,400। एंड देन यू हैव गॉट टू परचेसेस। Purchases happens to be 1,60,000, and then you also have buy sales. Buy sales happens to be 2,02,600,
and apart from that they have also given you buy closing stock how much 31,800. I think fairly simple चीजें दी हुई थी. अब कौन सा आइटम एबनॉर्मल है? चलो चलो जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, पहले जल्दी से आओ. नहीं नहीं नहीं, पहले जल्दी से आ जाओ. नाउ इस ओपनिंग स्टॉक में कोई आइटम एबनॉर्मल घुस के बैठा हुआ है, वो है 6000, तो ये बनेगा 32,400. सही है. फिर मुझे ये भी बताया गया है कि सेल्स में कोई एबनॉर्मल आइटम घुसकर बैठा है और वो स्टॉक बिका था 2005 में 2600 में बोल रहे हैं, हाँ या नहीं? सो ये आ जाएगा 2 लाख. फिर इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि जो बचा हुआ स्टॉक है वो वैल्यू हुआ था 2400 में, तो 31,800 माइनस 2400 29,400. सो बेटा लॉजिकली तुम्हारे ये क्या आ जाएगा 2 GP, बट इधर कोई एबनॉर्मल नहीं है ना, तो 160 एज इट इज आएगा, है ना बेटा? ओके बेटा जीपी निकालो. 2 लाख प्लस 29,400 माइनस 32,400 माइनस 1,60,000, ये टर्न्स आउट टू 37,000. और बेटा जी ये 2,600 प्लस 2,400 माइनस 6,000, तो ये आया 1,000 नेगेटिव, तो ये आ जाएगा 36,000. क्या ये टैली होता है क्या? ये पिछले साल का निकालकर हमने रेडी किया, 2005 का. अभी हमको क्या निकालना है? सो लेट्स राइट डाउन जीपी रेट. जीपी रेट इज इक्वल टू व्हाट? जीपी डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100. and what is the GP, dear friends? It is 37,000 divided by 2 lakh. कितना आ रहा है बेटा? 18.5% is the GP rate. Happy? Yes. Then what are you expected to do? Memorandum, trading and P&L account. Can I go ahead? So now you have got memo, random, trading and P&L account. आओ गलती हो गई, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी. फॉर द पीरियड एंडेड, ईयर नहीं बेटा, फॉर द पीरियड एंडेड. फायर कब लगी बेटा? May 16 ना, May 16th 2006. और वापस उसके अंदर ये कॉलम बन जाएंगे नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल. सो बेटा जी फर्स्ट आइटम बता दीजिए आप. 2 ओपनिंग स्टॉक, ये तो ऊपर वाला ही आएगा. 2 ओपनिंग स्टॉक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 29,400 और गुड़िया 2,400 और एब्सोल्युटली करेक्ट 31,800. और फिर बाय क्या? ओ सॉरी, हाँ मैंने इधर से फिगर लेना है ना अभी. हाँ 2 परचेसेस दे रखा है बेटा ये मुझे लिखना होता है पहले टोटल कॉलम में 54,000 है ना, और फिर इधर लिखना होता है बाय सेल्स, अगेन टोटल कॉलम में कितना 61,400.
ठीक है, अब मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, क्या इस बार भी कुछ एबनॉर्मल आइटम घुसकर बैठा है क्या? यस, सेल्स में घुसकर बैठा है, ये तो क्लियर कट मालूम है। कितना घुसकर बैठा है? 1400 बोला है ना। देखो क्या लाइन लिखी है, 1/4 ऑफ द ओरिजिनल स्टॉक वाज सोल्ड इन मार्च 2006 फॉर 1400, तो 1400 तो इधर घुसकर बैठ गया, तो ये 60,000 हो गया। अब बेटा जी इधर बाय क्लोजिंग स्टॉक, पूरी क्लास का ध्यान इधर एक बार प्लीज। परचेस में कोई एबनॉर्मल आइटम नहीं है, ठीक है। मैं आपसे एक बात पूछूं, जो 10,000 का माल था, अगर आपको याद होगा तो उसका 50% पिछले बार बिक गया था और 25% इस बार बिका है, तो बचा कितना? और 25% बचा है कि नहीं? ऐसा नहीं कि वो फेंक दिया, वो बचा है ना। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि उसकी वैल्यूएशन का टेक्निक दिया है क्या? इट इज वैल्यूड एट 60% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, बोला है कि नहीं बोला है? सो बेटा पूरी क्लास का ध्यान इधर, पूरी क्लास का ध्यान इधर। मैं क्या कर रहा हूं, 10,000 का माल था सर हमारे पास, ओरिजिनल कॉस्ट, और उन्होंने रेफरेंस ओरिजिनल कॉस्ट के रेफरेंस से दिया है ना, ओरिजिनल कॉस्ट के रेफरेंस से दिया है कि नहीं? 25% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट डायरेक्टली, सॉरी 60% इसका लिया, तो तुम्हारा आंसर गलत है। 10,000 बेटा 100% की कॉस्ट थी, हमारे पास बचा सिर्फ 25% है, तो इंटू 25% इंटू 60%, ये सही इक्वेशन बनती है। समझ आया क्या? ए बाबू परत बोलो, ध्यान से सुन। ओरिजिनल स्टॉक 10,000 का था क्या? अब मैंने 10,000 क्यों लिया? ध्यान से पढ़। टू बी वर्थ 60% ऑफ व्हाट? ओरिजिनल कॉस्ट, इसलिए मैंने ओरिजिनल कॉस्ट लिया 10,000। वो बचा कितना है उसमें से? पूरा 100% बचा है, या 50% पिछले साल बेच दिया था, 25% अभी 1400 में बेचा, 1/4, तो बचा कितना है? 25% ही बचा है ना बेटा। 10,000 का 60% डायरेक्टली नहीं ले सकते, क्योंकि 10,000 तो टोटल स्टॉक की वैल्यू थी, तो उसका 25%, तो जो माल बचा है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट मिली क्या? 2,500, 2,500 का 60%, 1,500। डू यू ऑल अप्रिशिएट? तो इस बार एक क्लोजिंग स्टॉक बच गया, से यस। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको जीपी रेट पता है क्या? 2 GP कितना है जीपी रेट? 60,000 इंटू 18.5%। कैन आई हैव द फिगर प्लीज? 11,100। एबनॉर्मल में कुछ भी नहीं आएगा, और इधर आ जाएगा, ओ एबनॉर्मल में आएगा ना, कुछ नहीं आएगा, 500 आएगा श्योर, या 500, तो टोटल कितना आ गया? 11,600। अब बेटा इधर स्टॉक निकल कर बताओ तो थोड़ा सा। 34,500, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये इधर बैलेंसिंग फिगर है, और इधर ये बैलेंसिंग फिगर है, और टोटल कितना आ गया? 36,000। अच्छा तुम मुझे बताओ, इंश्योरेंस कंपनी के पास जब क्लेम मांगने जाओगे, तुम सिर्फ नॉर्मल स्टॉक का क्लेम मांगने जाओगे या एबनॉर्मल का भी मांगोगे? क्यों नहीं मांगेंगे? एबनॉर्मल नॉर्मल दोनों का मांगेंगे, क्या संबंध है? ये तो हमने हमारे जीपी रेट लगाने के लिए वो किया है, स्टॉक का नुकसान तो ये हुआ है ना भाई, तो हम तो इंश्योरेंस कंपनी से पूरा 36,000 ही मांगेंगे, हाँ या ना? चलो एक बार वापस समझ लो मैंने क्या क्या किया है। इस बार पहली मर्तबा हुआ है कि जो एबनॉर्मल आइटम है वो शुरुआत से चालू होता है यहां से, नालायक, इधर 6,000 से घुस गया, इधर कुछ बिक गया, कुछ बच गया, जो बच गया वो आ गया, फिर कुछ बिक गया और कुछ बच गया, और बचने के बाद जल गया, जल भी तो गया ना, और जलने के बाद में अभी हम क्या मांगेंगे? क्लेम। क्लेम 36,000 के बेसिस पर मांगना है, ना कि 34,500, से यस। और जब आपको बोला जाए कि इसका वैल्यूएशन ओरिजिनल कॉस्ट के बेसिस पर करो, दिमाग नहीं लगाने का, जो बोल रहे उसके हिसाब से वैल्यू करेंगे, तो ओरिजिनल कॉस्ट 10,000, फिर दिमाग लगाना परसेंटेज में कितना बचा है? 25%, उसका कितना वैल्यू बेटा? 60%। आई होप बाकी की सारी एडजस्टमेंट हम देख चुके थे, से यस। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, यू आर ऑल एक्सपेक्टेड टू राइट डाउन व्हाट? लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर। सो पहला क्या आएगा? वैल्यू ऑफ स्टॉक। वैल्यू ऑफ स्टॉक कब? ऑन दी डेट ऑफ फायर। बताओ कितना है वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर? संतोष संतोष 1-2 मिनट रुकिए। कितना है वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर? 36,000 लेस सैल्वेज वैल्यू। बेटा दिया है कि सैल्वेज वैल्यू कितना बताओ?
12,000, ये लेस किया तो बेटा जी कितना आएगा? 36,000 माइनस 12,000. डू यू मीन इट इज 24,000? यस. तो 24,000. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, पॉलिसी अमाउंट कितनी है? पॉलिसी अमाउंट 30,000. ओके, पॉलिसी अमाउंट 30,000. लास्ट सेकेंड लाइन. मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना था? 36,000. एवरेज क्लॉज विल अप्लाई और नॉट अप्लाई? विल अप्लाई और नॉट अप्लाई? विल अप्लाई. सो लिखिए एज वैल्यू ऑफ स्टॉक. बेटा इक्वेशन कैसे भी लिखो बट आपको आना चाहिए. वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर rupees 36,000 is more than पॉलिसी अमाउंट. जानबूझ के आपको पक्का बना रहा हूं क्योंकि आप लॉजिक समझे, रट्टा मत मारे. ऊपर जाके देख लीजिए, मैंने इक्वेशन उल्टे तरीके से लिखी थी. पिछले बार मैंने वैल्यू ऑफ पॉलिसी के कंपेयर किया था, तब मैंने लेस बोला था. इस बार मैं क्या बोल रहा हूं? वैल्यू ऑफ स्टॉक इज मोर देन पॉलिसी अमाउंट रुपीज 30,000, comma average clause will apply. Average clause will apply. Right? 2 मिनट. Insurance claim is equal to loss by fire into policy amount divided by value of stock on date of fire. So loss by fire is 24,000 into policy amount is 30,000 divided by 36,000. Can I not have the claim? 20,000 is absolutely correct answer. Is that okay? Now lovely people, today I am going to give you one question as an homework. That is question number 4th. क्वेश्चन नंबर 4th ये होमवर्क है. ये क्वेश्चन मैं वापस दोबारा सॉल्व करूंगा आपके लिए, बट मैं चाहता हूं कि आप एक बार ट्राई करें, फिर उसके बाद में हम जाएंगे. इज दैट ओके? इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी लॉस बाय फायर एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट. सॉरी, लॉस ऑफ प्रॉफिट बाय फायर. ठीक है, अभी एक 5-10 मिनट का एक डिस्कशन छोटा सा बाकी है. वो डिस्कशन थ्योरी का था. आपको याद है मैंने एक पॉइंट पेंडिंग रखा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए ध्यान लगाकर सुनना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू. योर अटेंशन पूरा रिक्वायर्ड है. अभी हम कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 मैंने क्या दे दिया आपको? होमवर्क. और ये मैं कब डिस्कस करूंगा? नेक्स्ट सेशन में. ठीक है, अब जरा एक पार्ट जो रह गया था उसको ध्यान से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा. ये पार्ट यहां पर है, देखो इस पेज में मैंने कुछ एक स्पेसिफिक एडजस्टमेंट दे रखी है आपको. फ्यू एडजस्टमेंट. ऐसा हो सकता है क्या कि एखादा माल तुमने सेल कर दिया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज सेटिस्फाइड, बट द गुड्स इज नॉट डिलीवर्ड. मतलब ये मैंने सेल कर दिया तो ये लेकर चली जाएगी, बट ये लेकर नहीं गई, ये इधर ही पड़ा है. अब रात को आग लगेगी तो आग ये थोड़ी ना बोलेगी ये माल तो बिक गया है, इसको थोड़ी ना आग लगूंगी. तो आग लगेगी तो इसको भी तो लगेगी ना, तो क्या ये भी जलेगा कि नहीं? सो बेटा जी, इंश्योरेंस कंपनी से हम इसका भी क्लेम मांगेंगे, क्योंकि हम इंश्योरेंस कंपनी से किसका क्लेम मांगते हैं? जितना स्टॉक हमारे गोडाउन में था. ऐसे और भी लफड़े हो सकते हैं. मैंने माल परचेस किया, कल ही परचेस किया अमेजॉन से परचेस किया, तुरंत इनवॉइस भेज देते हो मेल पर. मैंने वही इनवॉइस हमारे संतोष, मिस्टर संतोष, हमारे मैनेजर को दे दिया. हमारे मैनेजर ने उस इनवॉइस की अकाउंटिंग कर दी, बराबर, उसने एंट्री मार दी, परचेसेस टू कैश, पेमेंट भी हो गया. अब मान लेते हैं कि आज ही आग लग गई, तो जो रास्ते में माल आ रहा है अभी तक वो भी जल जाएगा, है ना, क्योंकि इधर आग लगी है, उनको तो पता होना चाहिए ये माल भी उसी का है, उधर भी आग लगनी चाहिए. कम ऑन, थोड़ा सा हैव अ कॉमन सेंस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसा भी तो हो सकता है कि परचेसेस में गुड्स आर परचेस्ड बट नॉट डिलीवर्ड. यस और नो? तो ये 4 टाइप के एडजस्टमेंट ध्यान में रखना. गुड्स सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड, और गुड्स सेंट बट नॉट सोल्ड. ऐसा भी हो सकता है. माल भेजा ऑन सेल और रिटर्न बट नॉट सोल्ड. अरे हाँ नहीं,
या गुड्स परचेस्ड बट नॉट रिसीव्ड, या गुड्स रिसीव्ड बट नॉट परचेस्ड। कुल मिलाकर ट्रिक सिंपल है, ट्रिक एकदम सिंपल है। परचेस के बारे में सुनिए पहले। अगर माल आ गया है तो उसको परचेस में ऐड करना ही पड़ेगा। अगर माल नहीं आया तो उसको परचेस में से निकालना पड़ेगा। क्या ट्रिक है? इफ गुड्स आर रिसीव्ड ऐड परचेस, इफ गुड्स आर नॉट रिसीव्ड सब्सट्रैक्ट परचेस। सेल्स में क्या, माल सेल हो गया है बट सेल के साथ साथ डिलीवरी पर फोकस करो। इफ गुड्स आर डिलीवर्ड इट शुड बी पार्ट ऑफ सेल, ऐड इन सेल। इफ गुड्स आर नॉट डिलीवर्ड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सेल्स। सो यहां पर हम फोकस किस पर रख रहे हैं? मूवमेंट ऑफ गुड्स। मैं वापस से बताता हूं, परचेस, गुड्स रिसीव्ड ऐड इन परचेस। परचेस इनवॉइस मिला नहीं गिला भाड़ में जाए, माल मिल गया तो परचेस में ऐड कर दो, राइट। गुड्स नॉट रिसीव्ड, इनवॉइस मिल गया होगा, परचेस में एंट्री हो गई होगी तो उसको बोला निकल यहां से, परचेस में से लेस। मेरी बात से पहुंचती है आपका? सेल, गुड्स डिलीवर्ड, गुड्स गया, सेल में नहीं होगा तो भी क्या करेंगे? ऐड। सर बट सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज नॉट सेटिस्फाइड। अरे हम AS9 नहीं कर रहे हैं इधर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं कर रहे, इंश्योरेंस क्लेम है टॉपिक का नाम। तो माल डिलीवरी हो गया तो सेल मानेंगे। माल सेल हो गया, इनवॉइस बनाकर दे दिया, बट माल अपने पास ही है, नॉट डिलीवर्ड, तो हम क्या कर देंगे? सेल में से लेस। पूछ लो एक बार रैंडमली, परचेस नॉट रिसीव्ड, लेस फ्रॉम परचेस, नॉट परचेस्ड बट रिसीव्ड, ऐड इन परचेस। समझ में आ रहा है? सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड, ठीक है? सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड, लेस फ्रॉम सेल्स। क्योंकि माल तो अपने पास है ना, तुम उसको सेल ट्रीट नहीं कर सकते, जल गया माल, फिर वो डिलीवरी पर फोकस करो। माल अपने पास है तो उसको सेल नहीं बोलेंगे हम। सो वापिस पूछो, गुड सोल्ड, इनवॉइस तो बन गया बट नॉट डिलीवर्ड। वापिस से समझ गुड़िया मैं क्या बोल रहा हूं। स्टॉक अपने पास ही रहेगा ना तो सेल में से लेस करना पड़ेगा। क्रेडिट साइड इमेजिन का ट्रेडिंग अकाउंट की, तू बोल रही सेल में भी है और स्टॉक भी है, ऐसा कैसा पॉसिबल है? तो वापिस पूछूं, गुड्स लॉस्ट, सॉरी गुड्स सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड, लेस फ्रॉम सेल्स, क्योंकि अभी मुझे इसको स्टॉक का पार्ट दिखाना है। अच्छा, गुड्स नॉट सोल्ड बट डिलीवर्ड, ऐड इन सेल्स। डू यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि उसको स्टॉक में नहीं दिखा सकते, जैसे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इसलिए तो क्रेडिट में लिखते हैं ना। सो बेटा जी एडजस्टमेंट को देख लीजिए, गुड्स सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड, डिडक्ट फ्रॉम सेल्स, गुड्स नॉट सोल्ड but delivered given on consignment, entry of sales is not done, increase in sales, कळतंय काय? Goods purchased but not received, less from purchases or deduct from purchases, and goods not purchased but received, add in purchase। तो मैं आपको वापस बता दूं, अगर ये क्वेश्चन आया तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे इसमें कंफ्यूजन करके आएंगे, आपको ध्यान रखना है। इज दैट ओके? सो कौन सी चीज कहां पे ऐड करनी है। और इधर प्लीज भगवान के लिए ट्रेडिंग P&L अकाउंट के लॉजिक मत लगाना, क्योंकि आप वो नहीं बना रहे हो, आप क्या कर रहे हो? इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हो। इज दैट ओके? सो विद दिस लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर इज ओवर। एक क्वेश्चन मुझे दिखाना वापस जरूरी है, तो वो हम दिखाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इज दैट ओके? सो विद दिस प्यार से बाय बोलो एक बार, बाय। बिना होमवर्क किए आने की हिमाकत मत करना, नहीं तो आना मत, कोई इन्विटेशन नहीं है किसी को। If you are going to do the homework, only then come, otherwise don't come. ठीक है? चलो, bye bye and God bless you all. Take care.